आज मैं तुम लोगों के लिए इतनी धमाकेदार चीज लाया हूं ना, लाइक जरूर कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आईसीआई का है ना 177 पेजेस का केस सिनेरियो एमसीक्यू बुकलेट है। अब आज तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं कि तुम वो केस सिनेरियो बुकलेट देखो अपने सिलेबस को छोड़ के। आज भी टाइम नहीं है, 1.5 दिन में भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 24 पेजेस में, सिर्फ 24 पेजेस में उसका वन लाइनर क्रक्स बता रहा हूं मैं। भाई खाली इतना ही करना है, केस सिनेरियो पढ़ने का टाइम नहीं है। जो भी रेलेवेंट चीजें थी केस स्टडी की वो मैंने तुमको बता दी है सिर्फ 24 पेजेस में। और ये वीडियो उसका एमसीक्यू मैराथन है। पीडीएफ किधर मिल जाएगी आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब आईसीआई के कुछ 160 170 के अराउंड एमसीक्यूज है, ठीक है। अब वो तुम केस सिनेरियो से पढ़ने बैठोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा भाई। खाली 1.5 घंटा लेऊंगा तुम्हारा, ये देख के चले जाना, पक्का पक्का तुम्हारा एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑल 35 केस सिनेरियोज इन जस्ट 1.5 आवर्स। डू लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत लगी, टाइप किया मैंने एक केस सिनेरियो। सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट अभी कभी कमेंट करो, यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। योर ऑडिट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। सबका भला करेंगे। चलो सर, अब मैं तुम लोगों को बेस्ट तरीके से कवर कराऊंगा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस के वन लाइनर समरी। ये बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि इसको मैंने टाइप करा है बैठ बैठ के। इतने बड़े एमसीक्यू को मैंने वन लाइन में करा है। तो प्लीज लाइक कर देना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, भला होगा आपका। और क्या करना, कमेंट करना, यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। इस बार ऑडिट में तहलका मचा देंगे भाई साहब। बड़े ध्यान से देखना, मैंने पास में लिखे हैं कौन से एस्से का और फिर मैंने क्या लिखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाड़ में गया पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, ये मैंने आपके लिए कर दिया। इसके बदले में लाइक और शेयर जरूर करना। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 1 एस्से 570 से है। सर, क्वेश्चन में बोला था कि क्या ऑडिट प्रोसीजर नहीं है एज पर एस्से 570, ठीक है। हाँ, तो देखो सर, ये जो है ना, ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। क्या? एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ कंपनीज कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स विद प्रोजेक्टेड अकाउंट्स। ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर वाला काम अपन ने नहीं पढ़ा था ऐसे 570 में, अगर आपको याद हो तो। सर, अपन ने 3 प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे। एक क्या था? एनालिसिस एंड डिस्कशन विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, हाँ वो होता है। इंक्वायरिंग कंपनीज लीगल काउंसिल, हाँ वो भी ऑडिट प्रोसीजर है एज पर ऐसे 570। और तीसरा होता है इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान एंड स्ट्रेटेजी। मैंने बोला ये भी अपन ने ऑडिट प्रोसीजर्स में पढ़ रखा है। अगला एमसीक्यू है ऐसे 540 का। क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। मतलब देखो, हर एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में 4 से 5 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऐसे 540 का आइए, जजमेंट्स अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। मालूम है अपन लोग 2 अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ते हैं, एक हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले, एक लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले। उसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के अपन एग्जांपल्स पढ़ते हैं, याद है? उसमें आता है जजमेंट्स अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, वो किसका एग्जांपल होता है? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाला, ठीक है, ठीक है। ऐसे 706 देखना, कंपनी इन द नोट्स डिस्क्लोज्ड यानी कि ये मैटर घुसेला पड़ेला है, ठीक है, ओके। डिस्क्लोज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ सूट फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, यानी कंपनी के सामने कोई कोर्ट केस आया होगा। यानी कंपनी है ना, कंपनी किसी कोर्ट केस में फंस गई है, बेसिकली किसने कंपनी के सामने कोर्ट केस कर दिया है। which is necessary to draw users attention to matter presented in financial statements। भाई तुम बताओ, ईओएम की बात चल रही है कि ओम की बात चल रही है? मैंने बोला ईओएम की बात चल रही है, क्योंकि ईओएम क्या होता है कि कोई मामला डिस्क्लोज्ड है, मामला घुसेला पड़ेला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो मैटर क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फंडामेंटल है। फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि मैंने बोला यहाँ पे बात चल रही है ईओएम पैरा की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इंक्लूड करो ये मामले को ईओएम पैरा में। Having clear reference to the matter and disclosures that fully describe the matter। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्लूड ईओएम पैरा एंड क्वालिफाइड ओपिनियन। तो एक और आपको ऑप्शन दिखेगा जिसमें बोलेगा कि ईओएम पैरा में भी डालो इस मामले को और क्वालिफाइड ओपिनियन में भी डालो। तो मैंने बोला वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या टिक करके आना है? ईओएम पैरा में ये चीज को आपको दिखाना है। ऐसे 250 नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे 250 इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। कभी भी अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन हो रहा है तो इसमें से क्या ऐसे 250 के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? मैंने बोला क्या आंसर आएगा? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। क्यों सर ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? क्योंकि मैं बोलूं ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ सर, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, देखना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, कभी भी ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है। कारों का एक चीज है, बड़े ध्यान से देखना। कंपनी ने अवेल किया लोन फॉर न्यू मशीनरी। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए का लोन मिला, ठीक है, ओके। टोटल लोन में से मैंने क्या किया? 25 लाख। चलो मान लो मेरे को 1 करोड़ का लोन मिला, उसमें से 25 लाख मैंने क्या किया ना, मैंने साइड में रख दिए फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एक्स। मैंने बोला 25 लाख में से मैं एक्स मशीनरी खरीदूंगा, लेकिन मैंने पता है क्या कर लिया? दूसरी मशीन वाई खरीद ली। क्या खरीदी मैंने? एक इंप्रूव्ड मॉडल खरीद लिया मैंने, वाई खरीद लिया। यानी कि मान लो मैंने है ना पैसे लिए थे आईफोन 10 खरीदने के और मैंने आईफोन 11 खरीद लिया, तो क्या मैं इसको डेविएशन मानूंगा क्या? मैंने बोला नहीं सर ये डेविएशन नहीं है, आपने सही इस्तेमाल किया है, ठीक है।
स्टेट कर देना फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड। आप आईफोन 10 की जगह आईफोन 11 ले रहे हो, इंप्रूव्ड मॉडल ले रहे हो, तो ये कोई गलती नहीं करी आपने। आप ऐसा बोल सकते हो कि टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड। ये कोई भी प्रकार का डिविएशन नहीं माना जाएगा। लाइक कर देना। अब मैं आता हूं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 2 पे। कारो का है, बड़े ध्यान से देखना। एबीसी एंटरप्राइजेस करके कंपनी है जो कि प्रमोट कर रही है क्रिकेट इन रूरल एरियाज। तुमको पता है ना रूरल एरियाज में पढ़ाई वगैरह का कितना प्रचलन है, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये क्रिकेट प्रमोट कर रही है रूरल एरियाज में जाकर के। प्रॉफिट जितना भी हो रहा है ना, इसको वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बट इट इज अप्लाइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन द कंट्री। जबकि वो जो प्रॉफिट मिलेगा ना, उससे लोग क्रिकेट का प्रचलन करेंगे, क्रिकेट का प्रमोशन करेंगे। मैं बोलूं ये तो एक एनपीओ हो गई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेवा कर रही है। सेवा करने वाली कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनी होती है। और कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, इसीलिए इसके कोई भी इश्यूज होंगे ना, उसको मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा बिकॉज कारो नहीं लगेगा सेक्शन 8 कंपनी पे। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज दे रखी होगी, देखो, और क्वेश्चन में बोला होगा कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, कारो इज एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो आपको बोलना है कारो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 8 कंपनी। सिंपल है। बैंक ऑडिट पे आता हूं मैं, फटाफट तरीके से देखना। 59 एग्रीकल्चरल लोन्स थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी कर रखे थे। क्वेश्चन में बोलेगा दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। 29 lakhs overdue थे फॉर मोर देन 2 years। 73 एग्रीकल्चरल लोन्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटीड। क्वेश्चन में बोलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह क्या बोलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25 lakhs overdue थे फॉर मोर देन 2 years। 6 कॉर्पोरेट लोन्स थे जो कि गारंटीड 3 ईच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 25 lakhs ईच ओवरड्यू फॉर मोर देन 3.5 months। अब बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े इसको ध्यान से देखना। 6 कॉर्पोरेट लोन्स जो थे ना, उसमें से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी कर रखे थे और 3 स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी कर रखे थे। एक लोन 25 लाख रुपए का था। सिंपल है। अब क्वेश्चन ये है कि एनपीए कितने रुपए का बनेगा। मैंने तुमको क्या बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अगर कोई लोन गारंटी करता है तो वो तभी एनपीए बनता है जब मोदी जी धोखा दे देते हैं। हाँ सर, मोदी जी धोखा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड के केस में वो एनपीए कब बनता है? जब मोर देन 90 डेज हो जाते हैं। मैंने बोला हाँ सर, मोर देन 90 डेज हो जाते हैं। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड वाले तो इस केस में एनपीए बनेंगे ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के धोखे की तो बात आ ही नहीं रही है इसमें, ठीक है, ओके। तो खाली स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोन्स है ना, उसको मैं बोल दूंगा एनपीए। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा है? 29 लाख का, तो ये 29 लाख का मेरा एनपीए हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, तो इसको मैं नहीं गिनूंगा, ओके। फिर इसमें से देखो, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 स्टेट गवर्नमेंट के, तो 3 स्टेट गवर्नमेंट वाले मैं ले लूंगा, ठीक है। 25 लाख का एक लोन है, तो 25 लाख का एक लोन है और 3 स्टेट गवर्नमेंट वाले, यानी मैं बोलूं 75 लाख। तो 29 प्लस 75 लाख इसका आंसर आएगा कितना? 29 प्लस 75 लाख यानी 104 लाख का मेरा एनपीए हो जाएगा। अगला एमसीक्यू है बैंक ऑडिट में से, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी के तुमको कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए थे, याद है? उसमें एक एग्जांपल था गारंटीज गिवन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। तो बस वही बोला गया है कि वो किसका एग्जांपल है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का वो एग्जांपल है। ऐसे 701 में अपन की ऑडिट मैटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें पता है अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग कैम, सिग्निफिकेंट। याद है तुमको? 3 सिग्निफिकेंट वाली चीजें पढ़ते हैं। एरियाज दैट ऑडिटर शुड कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग कैम, कौन से होते हैं? सिग्निफिकेंट वाली चीजें। एक तो होता है इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, हाँ सर। दूसरा होता है सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, हाँ सर। ये दोनों अपन ने पढ़ रखे हैं, हाँ। अब क्वेश्चन में बोलेगा एरियाज दैट ऑडिटर शुड नॉट कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग कैम, क्या आपको कंसिडर नहीं करना है? तो क्या है इसका आंसर? एरियाज ऑफ हाई रिस्क रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऐसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली कोई भी बात अपन ऐसे 701 में नहीं पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 3, प्रोफेशनल एथिक्स। क्या बोला है? एज पर ईएसबी डिसीजन, पता है अपन एंड में पढ़ते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड के डिसीजन, हाँ। उसमें इट इज परमिसिबल फॉर 2 और मोर प्रैक्टिसिंग सीएस टू हैव जॉइंट ट्रेनिंग सेशन कलेक्टिवली ऑन जीएसटी एंड शेयर द फीस। राम और श्याम करके 2 सीए थे, दोनों ने क्या लिया? जीएसटी पे सेशन लिया, 1 लाख रुपए मिले ना, तो उन लोगों ने 50,000 शेयर कर लिए। ये चीज अलाउड होती है। इमर्जिंग एरियाज में अपन पढ़ते हैं मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स और ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स, ठीक है, हाँ। मैंडेटरी वाले जरूरी होते हैं, एसेंशियल इंडिकेटर होते हैं। ऑप्शनल वाले क्या होते हैं? लीडरशिप इंडिकेटर होते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं। एमिशन की डिटेल्स देना एसेंशियल इंडिकेटर है, क्योंकि पता होना चाहिए कंपनी ने कितना वेस्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन फ्यूचर प्लान अगर कोई भी होगा ना, प्लान फॉर फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन, फ्यूचर में आप कैसे सेव करोगे इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आपको सेव करना है करो, नहीं करना है मत करो। सिंपल है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि एसेंशियल इंडिकेटर क्या है, लीडरशिप इंडिकेटर क्या है। इमर्जिंग एरियाज क्या बोल रहे हैं? इमर्जिंग एरियाज में देखना
फ्यूचरिस्टिक प्लान दैट द कंपनी हैज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर प्रिंसिपल 6 प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। वहां पे अपन 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर पढ़ते हैं, उसमें प्रिंसिपल 6 आता है एनवायरमेंट को लेकर के। तो यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा ना फ्यूचरिस्टिक प्लान फॉर फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन, उससे एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा ना, तो इसलिए उसको मैंने प्रिंसिपल 6 में डाल दिया है। सिंपल है, सिंपल है। अगला देखो प्रोफेशनल एथिक्स का, एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन इट इज परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग सीए टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब भाई इसको ध्यान से रखना, क्वेश्चन में बोला ना रूरल तो अलाउड नहीं है। ओके, क्वेश्चन में बोला कोऑपरेटिव बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक, तो अलाउड नहीं है। सिंपल है, अलाउड कब है? जब प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगी, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। एज पर ईएसबी डिसीजन क्या बोल रहा है? प्रैक्टिसिंग सीए मे बी इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बट ही कैन नॉट पब्लिश रिटेल रिपोर्ट एज इट वुड अमाउंट टू अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। ठीक है, बेसिक सी चीज है, कोई भी इसमें हाईफाई चीज नहीं है। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट तरीके से। क्या बोल रहा है? लाइक जरूर कर देना। ग्रुप ऑडिट, हाउ शुड द ऑडिटर डील इन ऑडिट रिपोर्ट इफ देयर इज नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सब्सिडरी, यानी कि आपने सब्सिडरी को कंसोलिडेट ही नहीं करा है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला देखो डिस्क्लेमर तो मैं दूंगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है, डिस्क्लेमर मैं नहीं दूंगा क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है अपने पास। ठीक है, क्वालिफाइड भी मैं नहीं दूंगा। क्यों सर? क्योंकि ये मामला जो है वो परवेजिव मामला है। सिंपल है, आप नॉन कंसोलिडेशन कर रहे हो, बचता क्या है अपने पास? एडवर्स ओपिनियन। तो एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा क्योंकि मामला क्या है? मटीरियल है और परवेजिव है। सिंपल है, सिंपल है। अब देखना पड़े ध्यान से, ऐसे 710 डायरेक्ट चीज है ये। ऐसे 710 जब तुम पढ़ोगे उसमें करस्पॉन्डिंग फिगर्स वाले में आपको मैजिक चार्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा, ये डायरेक्ट लाइन लिखी होगी, ऑडिटर्स ओपिनियन शेल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। नॉर्मल केस में मैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर करता ही नहीं हूं, पिछले साल पे अपना ऑडिट ओपिनियन देता ही नहीं हूं। याद है इंडिया वाला केस? हाँ, एक्सेप्ट इफ, उसके ऊपर ने 2 एक्सेप्शन पढ़े थे, बस उसकी बात चल रही है। एक्सेप्ट इफ प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट इज अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन और ऑडिटर हैज सफिशिएंट एविडेंस दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट exist in financial statements of prior period which was not addressed earlier। सेम टू सेम चीज आपको मैजिक चार्ट्स में देखने को मिल जाएगी। 2 एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स के 2 एक्सेप्शन होते हैं। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 710 क्या बोल रहा है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड। मैंने बोला था जब कभी भी पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट नहीं कर रखे ना, तो आपको ये चीज ओम पैरा में दिखानी है। ओके सर, और आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। देखो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑडिट कर नहीं रखे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पिछले साल कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बारे में अब आपको काम करना पड़ेगा। यानी पिछले साल तो ऑडिट हो ही नहीं रखे, पिछले साल तो कोई काम हुआ ही नहीं था, तो अब आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 700 ऐसे 700 में तुम पढ़ते हो टाब, जीके और आलो स्पीडी। वो क्या होता है? पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। हाँ, फॉर्मेट होता है ऑडिट रिपोर्ट का। हाँ, उसमें जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कौन से सेक्शन में दिखाते हैं अपन? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा सेक्शन का नाम होता है, अगर तुमको पता हो तो। ठीक है, उसमें मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता हूं। ऐसे 706 क्या बोल रहा है? अगर ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है या एडवर्स ओपिनियन दे रहा है फॉर नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ईओएम पैरा। भाई ईओएम पैरा में अपन एक चीज सीखते हैं, अगर मैंने किसी मैटर पे मॉडिफिकेशन किया ना, तो उस मैटर पे मैं ईओएम नहीं दे सकता, दूसरे मैटर पे मैं ईओएम दे सकता हूं। तो भाई साहब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे तुमने मॉडिफाई किया है नॉन कंसोलिडेशन को लेकर के, तो क्या तुम नॉन कंसोलिडेशन पे ईओएम दे सकते हो क्या? नहीं, लेकिन दूसरे मैटर पे तो दे सकते हो ना ईओएम। मैंने बोला हाँ सर दूसरे पे दे सकते हो, बस वही लिखा है। EOM para on a matter can be added if auditor's opinion is neither qualified nor adverse, यानी कि वो modified नहीं होना चाहिए basically in respect of that particular matter and matter is fundamental to users understanding of financial statements। ये तो क्या है ना, बेसिक सा डेफिनेशन है EOM para की, बस वही है। आप किसी दूसरे मैटर पे EOM दे सकते हो बिंदास तरीके से, प्रोवाइडेड वो जो मैटर है ना वो क्या नहीं होना चाहिए? मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होगा अपना करेक्ट ऑप्शन जो कि तुमको टिक करके आना है। इनकरेक्ट ऑप्शन पता है क्या होगा? कि ऑडिटर कांट ऐड ईओएम पैरा इन हिज रिपोर्ट ऑन एनी मैटर। भाई ऐसा तो नहीं होने वाला ना। इनकरेक्ट ऑप्शन पता है क्या है? कि अब आप ईओएम किसी भी मैटर पे नहीं दे सकते। मैंने बोला नहीं सर, ये गलत चीज है, समझ रहे हो क्या? हाँ, आप किसी ऐसे मैटर पे दे सकते हो जो कि मॉडिफाइड नहीं हो रखा। सिंपल है। मैंने बोला हाँ सर सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अगला देखना, ऐसे 706 इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोजेस फैक्ट ऑफ नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी। मैनेजमेंट ने पता है क्या बोला? मैं नॉन कंसोलिडेशन कर रहा हूं, मैं सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करूंगा और ये चीज मैं नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दूंगा। आप है ना, आप ऑडिटर, प्लीज एडवर्स ओपिनियन मत दो।
चलेगा क्या? मैंने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिस्क्लोजर इन नोट्स करना तो मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है, इससे कोई भी इंपैक्ट ऑडिटर के ओपिनियन पे नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। सिंपल है, सिंपल है। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 5 बैंक ऑडिट का है, बड़े ध्यान से देखना। सीए फर्म थी, मान लो शंकर लखवानी एंड कंपनी, वो स्टॉक ऑडिटर बन गई एसबीआई की। क्या वो एसबीआई का स्टैट ऑडिट कर पाती है क्या? नहीं, 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 क्योंकि वो स्टॉक ऑडिट कर रही है। और मैंने बोला था जब आपको स्टैट ऑडिटर बनना है ना, तो यू शुड बी 100% इंडिपेंडेंट। सिंपल है, दे कांट एक्सेप्ट स्टैट ऑडिट। सिंपल है, हाँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो लोग? स्टॉक ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हैं। अगला भी बैंक ऑडिट का है भाई, बड़े ध्यान से देखना। बैंक का मैनेजमेंट कैन नॉट अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और बैंक का मैनेजमेंट कैन नॉट फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अनलेस द सेम इज पास्ड बाय रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बैंक। सिंपल है, हाँ, कभी भी बैंक के मैनेजमेंट को ये सारे पावर नहीं होते कि वो स्टेट ऑडिटर को अपॉइंट करे या उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करे। ठीक है, उसके लिए एजीएम पास करना पड़ता है। हाउ अ कॉन्करेंट ऑडिटर वेरीफाइज हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स। हाई वैल्यू यानी कि मान लो करोड़ों रुपए के कैश डिपॉजिट हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? मैंने बोला पहले तो केवाईसी चेक करना पड़ेगा, आधार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट इन विच कैश इज डिपॉजिटेड, वेरीफाई रीजन फॉर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट इन अकाउंट लाइक नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको रीजन पता करना पड़ेगा कि क्यों करोड़ों रुपए तुम जमा करा रहे हो। वेरीफाई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन कैश ऑफ कस्टमर, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो तुमको पता करनी पड़ेगी। एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स ऑफ करेंसी चेस्ट रेमिटेंस आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। सिंपल है, हाँ सर। बैंक ऑडिट का अगला है, देखना बड़े ध्यान से। हाउ डिस्क्रिपेंसी of not preserving intimations of cash remittances to currency chest by branch of bank should be dealt by concurrent auditor। पता है ऊपर वाले एमसीक्यू में मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं करेंसी चेस्ट रेमिटेंस के, लेकिन व्हाट इफ आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रखे, तो उस केस में क्या होता है? ऑडिटर शुड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल सेंड फॉर कैश रेमिटेंस विद ब्रांच मैनेजर एंड चेक फॉर इट्स कंप्लायंस इन नेक्स्ट ऑडिट पीरियड। यानी कि भले आपने फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रखे, आपको ईमेल तो कम से कम रखने ही पड़ेंगे। ऑडिटर शुड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल, यानी या तो आप फिजिकल कॉपी मेंटेन कर लो या तो आप सॉफ्ट कॉपी ईमेल की मेंटेन कर लो, और आपको इसका कंप्लायंस नेक्स्ट ऑडिट पीरियड में चेक करना पड़ेगा, बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर में चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 6 क्या हुआ ना, सीएफओ है कंपनी का, मान लो शंकर लखवानी सीएफओ है, मेरे को वीडियो कॉल आया एमडी से। एमडी ने पता है क्या बोला? जल्दी से 90 लाख रुपए ट्रांसफर कर। ठीक है, मैंने 90 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला एमडी ने कोई वीडियो कॉल किया ही नहीं था, शाहरुख खान ने वीडियो कॉल किया ही नहीं था, किसी ने शाहरुख खान की आवाज निकाली किरण, और उसने वीडियो कॉल करके मेरा काट लिया। तुम समझ रहे हो? तो ये एग्जांपल होता है स्पूफिंग का। वो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना स्पूफिंग, किसके? शाहरुख खान की स्पूफिंग, सलमान खान की स्पूफिंग, किरण, समझ रहे हो? बस वैसा ही हो गया यहाँ पे, स्पूफिंग का ये एग्जांपल है। जब कभी भी ऐसा कोई साइबर सिक्योरिटी का क्राइम होगा ना, तुम समझ रहे हो, साइबर अटैक होगा ना, तो इसको मैं कैम के रूप में रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि साइबर इंसिडेंट वाज ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो सर जजमेंट, ये जजमेंट वाली बात अपन ने किधर पढ़ी थी? कैम में पढ़ी थी। ऑडिटर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी, ये बात किधर पढ़ी थी? कैम में पढ़ते थे। टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन होगा, तो ये सारा क्या आता है ना, कैम में आता है। सिंपल है, हाँ। इमर्जिंग एरियाज में एक ध्यान रखना, integrated reporting is voluntary for top 500 listed entities, it is not mandatory for every listed entity। integrated reporting की बात चल रही है, अगेन वॉलंटरी है टॉप 500 listed entities के लिए। इमर्जिंग एरियाज में पता है अपन 6 C's पढ़ते थे, हाँ सर 6 C's पढ़ते थे, उसमें बड़े ध्यान से देखना, जब पेटेंट की बात आएगी ना, यानी इंटेंजिबल एसेट्स की बात आएगी ना, तो वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल में जाएगा। और जब रूफ टॉप ऑफ सोलर इक्विपमेंट, वो पता है ना अपन लगाते हैं अपने छत पे सोलर पैनल, तो वो नेचुरल कैपिटल में जाता है, कभी भी वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में नहीं जाएगा। तुमको लगे मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड में डाल देता हूं, नहीं सर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, ऐसे तो कोई भी दूसरा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकेगा सिस्टम ऑडिट, प्रोवाइडेड इट डिड नॉट इन्वॉल्व स्क्रूटिनी और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल डेटा। सिंपल है, सिंपल है। अगला देखना, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 7, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो। बैंक ऑडिट क्या बोल रहा है, देखना। Interest income includes 5 lakh for short-term crop loan where installment was overdue for one crop season. 7 lakh for advance equally guaranteed by central government and state government where installment was due for more than 6 months. अब इसमें तुमको इंटरेस्ट का फिगर पता लगाना है, एनपीए का फिगर पता लगाना है। पहले एनपीए का फिगर मैं तुमको पता लगवाता हूं। देखो सर, कभी भी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होता है ना, तो मैंने तुमको पढ़ाया था क्लास में,
शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन को मैं तभी एनपीए मानता हूं जब वो ओवर ड्यू होता है फॉर 2 क्रॉप सीजन्स, लेकिन यहां पे तो वो ओवर ड्यू है खाली 1 क्रॉप सीजन के लिए क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है ये तो एनपीए नहीं बना। ठीक है, ये 5 लाख मेरा एनपीए नहीं बनते। ओके ओके सर, 5 लाख इज नॉट माई एनपीए। अब मैं आता हूं 7 लाख पे। मैंने बोला भाई 7 लाख जो है ना, 7 लाख मैं बोलूं ये ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। हाँ सर, ये तो ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो इसको मैं क्या बना दूंगा ना सर, इसको मैं एनपीए बना दूंगा, क्योंकि 90 डेज से तो ज्यादा हो गए। हाँ 90 डेज के लिए ज्यादा हो गए, लेकिन पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को तो मैं कब बनाता हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट धोखा देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को तो लूंगा नहीं, खाली स्टेट गवर्नमेंट के फिगर को ही लूंगा। ठीक है, अब 7 लाख इक्वली गारंटी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी 7 का 2 पार्ट कर दो, 3.5 3.5 सिंपल है, 3.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट का, तो खाली जो 3.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट का है ना, उसको ही मैं एनपीए बनाऊंगा। 3.5 लाख ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल है सिंपल है, ये हो गया मेरा एनपीए। अगला एमसीक्यू आता है इंटरेस्ट क्या करोगे। इंटरेस्ट मैंने तुमको बताया था रियलाइजेशन बेसिस पे जाता है, सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। अब मैंने बोला ये जो 5 लाख रुपए थे ये एनपीए तो मैंने बनाया नहीं, 5 लाख रुपए मेरा एनपीए नहीं बना। ठीक है, कौन सा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन वाला, तो ये मेरा इंटरेस्ट 5 लाख का मैं कंसिडर करूंगा। इंटरेस्ट का आंसर क्या आएगा 5 लाख। ठीक है ओके सर, ये क्या है ना एनपीए नहीं है, मतलब इसको मैं इंटरेस्ट में डाल दूंगा 5 लाख, लेकिन ये 7 लाख जो है मेरा, मैं बोल दूं वो तो मेरा एनपीए है, तो उसको मैं कभी भी इंटरेस्ट के फिगर में नहीं डालूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो अपने को देखना चाहिए 50-50, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने 50% लिया है। मैंने बोला वो चीज अपन खाली एनपीए के लिए देखते हैं, अपन कभी भी इंटरेस्ट के लिए वो क्लासिफिकेशन नहीं करते। अगर तुम नोट्स देखो तो तुमको उधर पता होगा असेट क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए ही अपन वो सारी खेलाकूदी करते हैं कि मोदी जी ने धोखा दिया तो एनपीए करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, 90 डेज से ज्यादा हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में एनपीए करेंगे। इंटरेस्ट तो हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे ही जाता है, तो इंटरेस्ट के लिए तुमको सिंपल सी बात दौड़ानी है, 5 लाख एनपीए नहीं है तो इंटरेस्ट बन जाएगा 5 लाख रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। 7 लाख मेरा एनपीए है तो ये अपना इंटरेस्ट में कभी भी नहीं आएगा, 50-50 का कोई भी क्लासिफिकेशन इधर आपको नहीं करना है। अगला है बैंक ऑडिट, व्हाट डिस्क्रिपेंसी ऑडिटर नोटिस इन सेल ऑफ एनपीए। कभी भी एनपीए को मैं बेचता हूं ना तो उसके प्रॉफिट को मैं पीएनएल में नहीं डालता हूं, ये होती है यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनपीए वाज टेकन टू पीएनएल अकाउंट, ये है सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी। प्रोफेशनल एथिक्स, सीए फर्म एग्रीड टू टेक अप फॉलोइंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक बड़ी सी लिस्ट अपन ने पढ़ी थी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस की, उसमें क्या सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान एंड वेज इंसेंटिव प्लान अपन ने पढ़ा था। मैंने बोला हाँ पढ़ा था। प्राइस फिक्सेशन अदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। पीरियोडिकल ऑडिट करके कुछ पढ़ा था क्या, मैंने बोला नहीं सर ये तो नहीं पढ़ा था। तो विच सर्विस वुड नॉट लीड टू वायलेशन ऑफ सीए एक्ट, बेसिकली कौन सी सर्विस अलाउड है, मैंने बोला 1 और 2 अलाउड है, ये 3 तो पता नहीं इन लोगों ने कहां से ही डाली। ओके ओके, आईसीएस 8 देखना ऐसे 705। ऑडिटर ने रिजाइन किया 15 नवंबर को। अब भाई बड़े ध्यान से देखना, ऑडिटर ने रिजाइन किया 15 नवंबर को, क्वार्टर कब खत्म हुआ देखो, अप्रैल में जून का एक क्वार्टर हुआ, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर हुआ। ओके सर, 30 सितंबर को क्वार्टर खत्म हुआ। अक्टूबर के 31 दिन गिन लो उसके बाद, और नवंबर के 14 दिन गिन लो आप, तो मैं बोलूं 45 डेज तो खत्म हो गए 14 नवंबर को। हाँ 14 नवंबर को 45 डेज खत्म हो गए। अभी ऑडिटर ने रिजाइन किया 15 नवंबर को, यानी मैं बोलूं आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर उसने रिजाइन किया। हाँ आफ्टर 45 डेज, तो ऐसे 705 में मैंने तुमको पढ़ाया था, अगर आप रिजाइन कर रहे हो आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, अगर आप रिजाइन कर रहे हो आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना पड़ेगा और थर्ड क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। और एक बार आपने थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट दे दिया तो मैंने बोला था फुल ईयर का ही दे दो, 75% काम कर दिया तो पूरे साल का ही कर दो, बस वही है। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो होगी मेरी फॉर थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, और क्योंकि आपने थर्ड क्वार्टर का दे दिया तो मैं बोल रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इशूड। अगला ऐसे 705 में क्वेश्चन में बोला है टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी, मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन ऑन ऑडिटर एंड रिफ्यूज्ड टू रिमूव द लिमिटेशन, व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। मैंने तुमको एक चार्ट पढ़ाया था, जब कभी भी मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इंपोज कर रखा होगा लेकिन ऑडिटर के रिक्वेस्ट करने पर भी मैनेजमेंट ने वो लिमिटेशन नहीं हटाया, तुम समझ रहे हो, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाया बाद में उसने नहीं हटाया, तो क्या करेगा ना ऑडिटर, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा और उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी, लेकिन मैंने उस पर तुमको एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन में बोल रखा हो टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी, यानी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक ही है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, खाली अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाओगे, बस वही है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे लगा देने हैं। नॉर्मली क्या आएगा, दोनों आएगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों सेम ही है, जो टीसीडब्ल्यूजी है वही मैनेजमेंट है, तो मैंने बोला खाली अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वाली चीज आएगी। ओके ओके,
ऐसे 705 क्या बोल रहा है, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है 14 नवंबर को, यानी कि मैं बोलूं अभी मैंने तुमको कैलकुलेट करके दिखाया 14 नवंबर तक 45 डेज होंगे, तो मैंने बोला विद इन 45 डेज वो क्या कर रहा है ना, रिजाइन कर रहा है, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। 45 डेज के अंदर अंदर ही वो क्या कर रहा है बेचारा, रिजाइन कर रहा है। तो उस केस में क्योंकि वो विद इन 45 डेज कर रहा है ना, तो उसको खाली सेकंड क्वार्टर का ही रिपोर्ट इशू करना है, थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट इशू नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, सेकंड क्वार्टर का उसको रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, और जाते जाते टीसीडब्ल्यूजी को बता के जाना है कि अगर मैं होता तो तेरी बैंड बजा के जाता। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी मैटर्स रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन। अगर मैं होता तो मॉडिफाई करके जाता, ये चीज भी अपन लोगों ने पढ़ी थी। सिंपल है, ओके। ऐसे 705 ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूडेड दैट पॉसिबल इफेक्ट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव। ठीक है, ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ। उसने बोला कि मटेरियल भी है मिस स्टेटमेंट, परवेसिव भी है, तो क्या आएगा सर, एडवर्स ओपिनियन या तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इन दोनों में से क्या आएगा, क्योंकि मटेरियल परवेसिव तो दोनों में आता है। मैंने बोला यहां पे बोला गया अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो मैं बोल दूं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात चल रही है। हाँ, अब ये वही वाला चार्ट है, कौन सा, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू इंपोज लिमिटेशन, वही वाला चार्ट है, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू इंपोज लिमिटेशन। अगर हो सके तो वो वाला चार्ट मैं तुमको दिखा भी देता हूं। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू रिमूव लिमिटेशन, देखो मैनेजमेंट ने क्या करा ना, रिफ्यूज कर दिया टू रिमूव लिमिटेशन। ये वही वाला चार्ट है, देखो ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट सर, ये वाला चार्ट। इधर अभी मैंने तुमको बोला ना, टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी, तो खाली परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अभी इसका सेकंड एमसीक्यू था। ठीक है, अभी ये देखो, ये रहा बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। तो क्या करना है आपको, पहले तो विड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको विड्रॉ करके जाना है। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो ही आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। बस यहाँ पे भी वही आंसर आएगा। क्या बोला है, विड्रॉल वॉज मैंडेटरी, लेकिन अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर शैल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्रीऑक्यूपेशन एज रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, ही शुड क्लियरली मेंशन रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन इन रेजिग्नेशन लेटर। अगेन डायरेक्ट एमसीक्यू था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगेन मैजिक चार्ट्स में से। ठीक है, ओके। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 9, ऐसे 299 वन जॉइंट ऑडिटर था, मान लो एक्स हैड डिफरेंट ओपिनियन देन अदर टू जॉइंट ऑडिटर्स, यानी कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तीन जॉइंट ऑडिटर थे। एक्स एक तरफ था, वाई और जेड दूसरी तरफ थे। तो X हैज डिस्क्रिशन टू इशू डिस्टिंक्ट ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली। X अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है, और दोनों ही रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट का रेफरेंस होगा अंडर ओम पैरा। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे 505 रीजन फॉर मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ टू सेंड कंफर्मेशन इज अनरीजनेबल। मैनेजमेंट मेरे को फालतू में ही मना कर रहा है कि तू बाहर वाली पार्टी को कंफर्मेशन मत भेज। एंड ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना भाई, ये मैनेजमेंट भी मेरे को मना कर रहा है और मेरे को कोई ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो क्या, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे केस में आपको कंप्लेन ले जानी है टीसीडब्ल्यूजी के पास एंड डिटरमाइन करना है इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट ओपिनियन, यानी कि आपको मॉडिफाई कर देना है। Fact that financial statements of prior period were audited by another auditor is mentioned in ओम पैरा। ओके, डायरेक्ट सी बातें अपन ने पढ़ रखी है। फिर अगला ऐसे 705 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस हैज नॉट बीन एक्यूरेटली अकाउंटेड और प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट ईयर। यानी कि ओपनिंग बैलेंस में बहुत भारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको आपने बराबर अकाउंटिंग नहीं कर रखी। तो ऐसे केस में क्या करोगे, आपको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना है। ईओएम पैरा में कभी भी ये चीज को मत डालना। ये चीज मैंने तुमको ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ाई थी, जब अपन क्या पढ़ रहे थे ना, ओपनिंग बैलेंस वाला ऐसे 510 पढ़ रहे थे। सिंपल है क्या, हाँ सर सिंपल है। कारो में क्या बोला है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज वाई लिमिटेड की कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि वो स्मॉल कंपनी है। यानी क्वेश्चन में आपको 4 फिगर दे रखे थे, पेड अप शेयर कैपिटल का, टर्नओवर का, पीएनएल अकाउंट का, बोरोइंग्स का। उसमें से मैंने बोला जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड बोरोइंग्स का फिगर है वो इररेलेवेंट है। बोरोइंग्स और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का फिगर इररेलेवेंट है। आपको क्वेश्चन में खाली पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर का फिगर देखना है। अगर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, समझ रहे हो, ये दोनों की दोनों कंडीशन एंड है, दोनों की दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए। अगर पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, दोनों की दोनों कंडीशन मेरी मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है और स्मॉल कंपनी पे कभी भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके ओके। 10th केस सिनेरियो पे आना, कंपनी हैज रिक्वेस्टेड प्रीवियस ऑडिटर टू गिव बैक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड वांट विद लीगल नोटिस। कंपनी ने क्या बोला, हम देखो लीगल नोटिस भेजेंगे, तू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वापस कर। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, ऑडिटर हैज अ राइट ओवर इट्स वर्किंग पेपर एंड ही इज द ओनर ऑफ वर्क पेपर्स। वो अपने डिस्क्रिशन पे, अपनी मर्जी पे चाहे तो वर्क पेपर्स अवेलेबल करा सकता है कंपनी को, उस पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे 610 फर्स्ट ईयर का आर्किटेक्ट इंटरनल ऑडिटर बन गया और वो अपनी रिपोर्ट्स में ना डेकोरेशन करने लग गया। हिज रिपोर्ट्स आर फैशनेबल। ठीक है,
तो ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा कंपिटेंस एंड प्रोफेशनल केयर ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड नीड्स टू रिकंसिडर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड कांट यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ऐसे फालतू लोगों का हम लोग काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से सोचना पड़ेगा कि क्या हमने सही बंदे को तो अपॉइंट किया, फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके गलती तो नहीं कर दी। समझ रहे हो, आप ऐसे लोगों का काम यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ग्रुप ऑडिट का अगला देखना, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक नहीं किया तो अभी तक। एक्स लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट करी अनदर कंपनी वाई प्राइवेट लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 45% इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैंने बोला 45% है, तो मैंने बोला अभी तो देखो कंसोलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, 51% होता तब जाके कंसोलिडेट करते। लेकिन एक्स लिमिटेड ने वाई प्राइवेट लिमिटेड का 100% कंट्रोल ले रखा है ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने बोला हाँ, इसके कारण मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो इसके दो आंसर है, दो आंसर है। क्या आएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, फिर कुछ एमसीक्यू होंगे, तो आपको क्या लिखना है, बोथ ए एंड बी। ए क्या बोल रहा है, कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एफएस, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि 100% कंट्रोल है। And the same need to be audited by auditor and the auditor needs to consider financial information and also assess regarding need to use work of component auditor। ठीक है, क्या बोला, बस प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करेगा। ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस। यानी कि भाई साहब, अब ये जो एक्स लिमिटेड का ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर, ये जो इन्वेस्ट किया है ना अपन ने 45%, वो भी उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। सिंपल है, मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इफ इन्वेस्टमेंट इन वाई प्राइवेट लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 45% टू 60%। अभी ऊपर वाले एमसीक्यू में मैंने तुमको क्या बताया, एक्स लिमिटेड ने वाई प्राइवेट लिमिटेड का 45% ले रखा था। अब नीचे वाले एमसीक्यू में क्या बोल रहा है, 45% से बढ़ा करके 60% कर दिया। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला भाई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, खाली जो 15% आपने एक्वायर किया है उस पे आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लेना। ऑडिटर नीड नॉट डू एनी एडिशनल प्रोसीजर्स कंपेयर टू दिस ईयर एक्सेप्ट फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, जो 15% आपने एक्स्ट्रा लिया है खाली उस पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लेना। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 11 कारो, बड़े ध्यान से देखना, जब कभी भी आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है ना, मान लो आपके पास कोई इंटरनल ऑडिटर नहीं है, तो ये आपको रिपोर्ट करना पड़ता है अंडर क्लॉज नंबर 14 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020। फिर ये क्वेश्चन में क्या था ना, बहुत सारे मंथली पोजीशन दे रखे थे, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने के नेट ओन फंड के फिगर दे रखे हैं। इस महीने नेट ओन फंड 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़। तो क्या मेरे को हर मंथ के कंसीडर करने की आखिरी में कंसीडर करने, मैंने बोला भाई एज एट 31 मार्च साल के एंड में ही कंसीडर करने, यानी मंथली पोजीशन यहाँ पे मैं कंसीडर नहीं करता हूं। Every NBFC shall submit a certificate from its statutory auditor that it is eligible to hold a certificate of registration under Section 45 IA of RBI Act. Such a certificate should be with reference to the position of the company as of the end of the financial year ended 31 मार्च। ये जो सारे नेट ऑन फंड के क्राइटेरिया है वो खाली मैं साल के एंड में देखता हूँ, हर महीने में नहीं देखता। एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज इंटरनल मैटर। कभी भी कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर नहीं रख रखा हो ना, तो उसका अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, इसको मैं कभी भी ईओएम में नहीं डालूंगा। EOM पैरा तो क्या होता है ना, इट रिफर्स टू मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन एफएस और सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस। यानी बेसिकली EOM की डेफिनेशन लिख रखी है, रिपोर्टिंग अंडर EOM इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये इंटरनल मैटर है कंपनी का, इसको कभी भी आप EOM में मत डालना। अब प्रोफेशनल एथिक्स देखना, CA was awarded Best Speaker of the Year award. He posted his framed photo on website। मैंने बोला था पासपोर्ट साइज फोटो अलाउड होती है, फ्रेम्ड फोटो अलाउड नहीं होती, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फिर ऐसे 610 CA cannot ask internal auditor for direct assistance regarding evaluating significant accounting estimates and assessing the ROMM। ये मैंने अभी यही वाला जो मैराथन चल रहा है उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया जब मैंने तुमको इंटरनल ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। रटा वाले काम में आप कभी भी इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं ले सकते। रटा वाले काम में एक तो था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला काम और असेसिंग ROMM वाला काम, ये दो काम रटा वाले होते हैं, इसके लिए आप इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं ले सकते। लेकिन आप इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकते हो जब आपको छोटा मोटा क्लरिकल काम करवाना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लेकर के, बस वही है। इंटरनल ऑडिटर may assist CA in assembling information necessary to resolve exceptions in confirmation response। यानी कि आपको छोटा मोटा क्लरिकल काम करवाना है, असेंबली करवानी है ना कंफर्मेशन रिस्पॉन्स की, तो वो आप काम करवा सकते हो अपने इंटरनल ऑडिटर से। CA है ना, CA were approved by XYZ cooperative society to act as their statutory auditor। The firm agreed to the offer and had the following options in mind with respect to the fees to be charged from them: to charge fees as percentage of net profits or to charge fees of 501 रुपए। CA है ना, CA स्टेट ऑडिटर बना, किसका पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो भाई
कोऑपरेटिव सोसाइटी से तुम लोग परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, ये अपन ने एक्सेप्शन में पढ़ा था, ठीक है, ओके। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप ऐसा फ्लैट फीस भी चार्ज कर सकते हो जैसे कि 501 रुपए, या परसेंटेज बेसिस पे भी फीस चार्ज कर सकते हो। तो विच ऑप्शन कैन बी ऑप्टेड बाय सीए, मैंने बोला इधर 1 और 2, आप दोनों ही ऑप्शन चल जाएंगे, आप कैसे भी चार्ज कर सकते हो। नॉर्मली एक सीए गिल्टी माना जाता है अगर वो क्या करता है ना, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्शन में आता था, उससे आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो। अगेन देखो ये वाला, बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सीए सेंट रजिस्टर्ड पोस्ट टू द प्रीवियस ऑडिटर एंड ऑब्टेन द पोस्टल एक्नॉलेजमेंट। जो अपन पता है क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में अपन कम्युनिकेट करते हैं पिछले ऑडिटर को, हाँ वो अपन कम्युनिकेट कब करते हैं, काम एक्सेप्ट करने से पहले। अभी ये सीए ने क्या किया ना, साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से पहले उसने क्या किया, कम्युनिकेशन कर लिया। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने पूरा काम कर दिया, खाली साइन करने से पहले कम्युनिकेट कर रहे हो। मैंने बोला ये तो गलत है ना, आपको कम्युनिकेट पहले ही कर लेना चाहिए था, काम चालू करने से पहले। तो एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल सीए विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि उसने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया टैक्स ऑडिट विदाउट कम्युनिकेटिंग। ओके ओके। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 13 क्या बोला है, प्रोफेशनल एथिक्स का है। प्रैक्टिसिंग सीए कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 60 टैक्स ऑडिट्स अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, दिस लिमिट इज पर पार्टनर एंड इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल एथिक्स एज पर द ESB डिसीजन सीए कांट एक्सरसाइज लियन ओवर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अगर मेरे क्लाइंट ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे क्लाइंट ने मेरे को टाइम पे फीस नहीं दी, तो मैं उसके रिकॉर्ड्स को जब्त नहीं कर सकता हूं। सिंपल है, सिंपल है। अगला भी प्रोफेशनल एथिक्स का, यहाँ पे 2 विजिटिंग कार्ड तुमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे विजिटिंग कार्ड में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है ना, CPA आयरलैंड, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, चलेगा क्या, 110% चलेगा। देयर इज नो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन बोथ द विजिटिंग कार्ड्स व्हिच लीड्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऑल डिटेल्स मेंशन्ड आर अबाइडिंग द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ओके सर। अगला, फर्म हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग असाइनमेंट्स अमंग अबव असाइनमेंट्स व्हिच असाइनमेंट कैन बी एक्सेप्टेड बाय फर्म। क्या बोला है, फर्म को आया है, मतलब सीए फर्म है, मेरी सीए फर्म है शंकर लखवानी एंड कंपनी। टीटी बैंक ने मेरे को कॉन्करेंट ऑडिट करने का बोला, कर सकता हूं, बिंदास तरीके से कर सकता हूं। HBT बैंक ने मेरे को स्टेट ऑडिट करने का बोला, कर सकता हूं, बिंदास तरीके से कर सकता हूं। बोला गया है HBT बैंक और TT बैंक का आपस में कोई लेना देना नहीं था। मैंने बोला हाँ फिर तो कर सकता हूं। एक ही बैंक का नहीं कर सकता स्टेट ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट, यानी दोनों के दोनों अलग अलग बैंक है, TT बैंक HBT बैंक दोनों अलग अलग बैंक है, कर सकता हूं। ठीक है, सेटलर बन सकता हूं क्या, सारे अरर वाले काम आप कर सकते हो, बिंदास तरीके से कर सकते हो, यानी 1, 2 और 3 काम तो मैं कर ही सकता हूं। अब मामला है 4th और 5th का। यहां पे बोला है इंटरनल ऑडिट ऑफ PF ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड, स्टेट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड। तो मैंने तुमको बोला था इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, ईदर 4 और 5, 1, 2, 3 एंड ईदर 4 और 5। देखो 1, 2, 3 तो बिंदास तरीके से कर सकते हो, लेकिन 4 और 5 में से एक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एज पर द डिसीजन ऑफ ESB CA firm which has been appointed as the internal auditor of PF trust by government company, यानी यहाँ पे चौथे नंबर का काम अगर आप कर रहे हो ना, इंटरनल ऑडिट ऑफ PF ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो आप है ना स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि स्टेट ऑडिटर बनने के लिए आपको 100% इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। ये सेम केस मैंने तुमको विद एग्जांपल पढ़ाया था ESB डिसीजन के केस में। ठीक है, ये हो गए मेरे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1, 2, 13। डू लाइक द वीडियो। अब बेस्ट तरीके से मैं तुम लोगों को करा देता हूं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 14। फटाफट से क्या मार दो, एक बार वीडियो को जबरदस्त वाला लाइक मार दो। क्या बोला है, SQC 1 का ये MCQ है। CA Mani explained that he has rich experience in handling direct and indirect tax matters and was selected by CA Honey। ठीक है, CA Mani करके एक बंदा था, CA Honey ने उसको सिलेक्ट किया। There was no formal letter confirming his selection as engagement quality control reviewer, यानी कि जो हमारा CA Mani है ना, CA Mani वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर था। CA Mani ensured that he was involved in forming the audit team's judgment relating to these litigations including making relevant provisions। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, CA Mani हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है और CA Honey हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है। CA Honey ने CA Mani का अपॉइंटमेंट किया, पहला। दूसरा, फॉर्मल लेटर भी नहीं बनाया गया CA Mani के अपॉइंटमेंट का। और तीसरा, जो हमारा CA Mani था वो ऑडिट टीम के डिसीजंस में पार्ट भी ले रहा था। तो मैं क्या बोलता हूं ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये सब नहीं कर सकता, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। वेदर द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC 1। मैंने बोला नहीं सर नहीं, जो हमारा CA Mani एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। The EQCRR's objectivity could not be maintained since it was selected by the engagement partner and made decisions for the engagement team। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर था CA Honey, उसने ही चुना है CA Mani को, और ये जो हमारा CA Mani एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो सारे के सारे ऑडिट डिसीजंस में पार्ट ले रहा है। तो मैंने बोला ये गलत बात है, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे इंपेयर हुई है। क्लियर है, क्लियर है। सेक्शन 143 जो अपन पढ़ते हैं ना, रिपोर्टिंग मिसलेनियस, उसका है अगला MCQ, इसको ध्यान से देखना।
एंगेजमेंट टीम ने ऑब्जर्व किए मटेरियल प्रायर एरर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कुछ एरर्स थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में. दीज एरर्स वर आइडेंटिफाइड आफ्टर द ईयर एंड एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एफर्ट्स बाय द एंगेजमेंट टीम. आफ्टर मेनी डेलिब्रेशंस द मैनेजमेंट एग्रीड टू करेक्ट द मटेरियल प्रायर टू द पीरियड एरर्स बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल गैप. यानी कि जो एरर्स थे मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट कर दिया, उसने क्या कर दिया, रीस्टेट कर दिया कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को, जो कि सही है, रीस्टेट करा जाना चाहिए क्योंकि एरर्स थे. पिछले साल एरर्स थे तो रीस्टेटमेंट जरूरी था. रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स वर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को भी मॉडिफाई कर दिया गया क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक थे. क्लियर है. Reviewer is of the view that the audit opinion on internal controls under section 143(3) should have been modified as material weakness existed in the comparative information. Do you agree with the reviewer? Reviewer का यहाँ पे ये कहना है कि जो audit opinion था internal controls पे उसको आपको modify करना पड़ेगा क्योंकि देखो material weakness थी internal control में, material weakness थी internal control में, इसीलिए तो ये prior period error हुए थे. तो वो बोल रहा है कि भाई ऐसा modification जरूरी है. क्या आप एग्री करते हो क्या रिव्यूअर के साथ? मैंने बोला बिल्कुल सर हम एग्री करते हैं. Restatement of comparative information due to error is a strong indicator of material weakness in internal control. मैंने बोला कि भाई material weakness थी internal control में, इसीलिए prior errors थे जिसको मैंने restate किया है. Also relevant internal controls were not corrected by the end of the year. जैसा कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो सर ये तो जो errors थे वो कब मिले, आफ्टर द ईयर एंड मिले, पिछले साल ये आपने नहीं पकड़े थे. तो मैंने बोला हाँ सर, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस थे लास्ट ईयर तो आपको इस साल उसको रीस्टेट करना पड़ेगा. अगला आता है ऐसे 720 जो कि बात करता है अदर इंफॉर्मेशन के बारे में. अब क्या होता है ना, मैं आपको उसका एक आइडिया देता हूं. ऐसे 720 में आपको क्या करना होता है, बोर्ड की रिपोर्ट को कंसीडर करना होता है. यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है ना, बोर्ड रिपोर्ट शुड बी कंसिडर्ड सिंस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. यानी कि आपको बोर्ड की रिपोर्ट चाहे ऑडिट रिपोर्ट डेट तक मिली या ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद मिली, आपको उसको कंसीडर करना होता है. ये आपकी यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यानी कि इररिस्पेक्टिव वो बोर्ड की रिपोर्ट आपको कब मिली, आपको उसको क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बोर्ड की रिपोर्ट थी ना वो ऑडिट रिपोर्ट डेट तक नहीं मिली, उसके बाद मिली. मैंने बोला तो भी बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसको अपन कंसीडर करेंगे, हमेशा कंसीडर करना होता है. देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड दैट ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कंसीडर द बोर्ड रिपोर्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. यानी कि क्वेश्चन में बोला गया कि बोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद मिली, तो ऑडिटर ने बोला कि नहीं अब तो मैं बोर्ड की रिपोर्ट को कंसीडर करूंगा ही नहीं. मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, बोर्ड की रिपोर्ट को आपको ऑलवेज कंसीडर करके चलना होता है. इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 15 ऐसे 580 एज पर ऐसे 580 में बोला गया है फैक्ट दैट, बड़े ध्यान से इसको देखना, फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. यानी मैनेजमेंट ने मेरे को बराबर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है. इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन्स. यानी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का बाकी ऑडिट एविडेंस से कोई लेना देना नहीं है. सिंपल है, ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन पता है क्या है, fact that management has provided written representation affect the nature or extent of other audit evidence. इनकरेक्ट ऑप्शन ये है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड अदर ऑडिट एविडेंस में कोरिलेशन है. मैंने बोला ये चीज इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन तो क्या है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और अदर ऑडिट एविडेंस में कोई कोरिलेशन है ही नहीं. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह पे, मैनेजमेंट जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, ऑडिटर्स को कंसीडर करेगा, बाकी के अदर ऑडिट एविडेंस अपनी जगह पर है. सिंपल है. ओके सर, ऐसे 260 पे मैं आता हूं. ऐसे 260 का अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे मैजिक चार्ट्स का, उसमें मैंने एक चीज दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन करके, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260. उसमें पता है क्या आता है कि ऑडिट मैटर्स, उसमें एक पॉइंट मैंने दे रखा है. अभी यहां पे क्वेश्चन में बोला आपको इनकरेक्ट सर्कमस्टेंस निकालना है, तो क्या आंसर आएगा इसका, व्हेन देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स एज पर ऐसे 701. करेक्ट ऑप्शन क्या होता है कि की ऑडिट मैटर्स हैं. यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, तो क्या इनकरेक्ट ऑप्शन के की ऑडिट मैटर्स नहीं है. ठीक है, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि अपने मैजिक चार्ट्स में कवर हो रखा है. ऐसे 560 में अपन पता है क्या पढ़ते हैं, जब कभी भी अमेंडमेंट होता है अकाउंट्स का, यानी कि जब बात फैक्ट की चलती है, इवेंट और फैक्ट दो चीज देखते हैं ऐसे 560 में. हाँ, तो यहाँ पे इवेंट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे फैक्ट की बात चल रही है. फैक्ट में पता है क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स को अमेंड करना पड़ता है. हाँ सर, अकाउंट्स को अमेंड करना पड़ता है. जब भी क्वेश्चन में बोले अमेंड द अकाउंट्स तो समझ जाना फैक्ट की बात चल रही है. इवेंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है. हाँ, उसमें आपको इनकरेक्ट प्रोसीजर पता करना है. सर कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट, मैंने बोला ये तो ऑडिट प्रोसीजर होता है, ये हमने पढ़ रखा है.
एक्सटेंड दोज ऑडिट प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंने बोला ये भी ऑडिट प्रोसीजर होता है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। न्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मैंने बोला ये भी हो रखा है, ये भी अपन पढ़ते हैं, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है। जब अमेंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जब मैनेजमेंट अमेंड करेगा तो ऑडिटर को भी नई ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हाँ सर, ये तीनों तीन सही है। तो गलत क्या है? मॉडिफाई द ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय एसए 705। मैंने बोला मॉडिफिकेशन उसमें कभी भी नहीं आता, ये इनकरेक्ट प्रोसीजर है। सिंपल है, ओके सर सिंपल है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। सीएएम, मान लो सीए मोना ऑफ मैसर्स HVM एंड कंपनी इज एन एल्यूमिनस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो क्या है ना, एल्यूमिना ये इंस्टीट्यूशन की, एंड ही हैज जॉइंड एज अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो वो कौन है? मैंने बोला भाई वो फैकल्टी बन गई है, वो उस कॉलेज की फैकल्टी बन गई है, ठीक है, ओके सर। Management of the HT Institute of Professional Studios is highly satisfied with his teaching skills and the level of knowledge he possesses। तो जो कॉलेज है वो इंप्रेस हो गया उससे। Due to his capabilities, management offers CAM to take up the assignment of stat audit। तो मैनेजमेंट पता है क्या बोल रहा है, आप हमारे लेक्चरर तो हो ही, आप एक काम करो हमारे स्टैट ऑडिटर भी बन जाओ। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। CAM कैन नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट, ये चीज मैंने तुमको पढ़ा रखी है, क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ये सेम एग्जांपल आपको मैजिक चार्ट्स में मिलेगा। आप अगर किसी कॉलेज के किसी स्कूल के लेक्चरर हो तो आप वहां के स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते। बस वही बोला गया है कि यहाँ पे CAM जो था वो लेक्चरर था, तो वो स्टैट ऑडिट नहीं बन सकता। क्लियर है, ओके। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 16, बैंक ऑडिट। क्या होता है ना, देखना, बैलेंस ऑफ इंडियन बैंक, क्वेश्चन में दे रखी है कि इंडियन बैंक और दूसरी दे रखी है स्विस बैंक, ठीक है, विदेश की बैंक। तो बैलेंस ऑफ इंडियन बैंक विद स्विस बैंक, यानी भारत के बैंक ने पैसा स्विस बैंक में डाल रखा है, इसको मेरे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी यहां पे क्वेश्चन में तुमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, अलग अलग एक्सचेंज रेट दिए होंगे। एक्सचेंज रेट ऑन ढिंगना डेट, फलाना डेट, ढिंगना फलाना, ये वाली डेट, वो वाली डेट नहीं सर, आपको क्या टिक करके आना है, एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट। सिंपल है, हाँ, कोई मिड ईयर की डेट नहीं लेनी, बैलेंस शीट डेट लेनी है। अगला भी बैंक ऑडिट का है, क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एक्रूड बट नॉट ड्यू अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ GHF बैंक। GHF बैंक मेरी इंडियन बैंक है, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एक्रूड बट नॉट ड्यू दिख रहा है, यानी कि वो एक्रू तो हो गया है, उसका टाइम तो आ गया, लेकिन अभी तक उसको एंट्री अपन ने पास नहीं करी है। तो ऐसे केस में उसको आपको किधर दिखाना है, ये दो चीजों को ध्यान में रख लो, दो एडजस्टमेंट को ध्यान में रख लो। अमाउंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, आप इसको डिपॉजिट्स के पैसों में नहीं दिखाओगे। सर क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि मैंने बोला अभी तक तो ड्यू तो हुआ नहीं है, ड्यू होता तो फिर मैं उसको डिपॉजिट्स में दिखाता, डी फॉर ड्यू, डी फॉर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिपॉजिट के उसमें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसको मैं दिखाऊंगा अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। अमाउंट शुड बी शोन अंडर दैट अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अपने बैलेंस शीट में आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी। The amount of interest rate swaps should appear as dash in the financial statements of the bank। जो भी swap के अमाउंट होते हैं वो हमेशा किस में जाते हैं सर, contingent liabilities में दिखाए जाते हैं। फिर ये वाली चीज SLR की अपन ने पढ़ रखी है, auditor are required to verify the compliance with SLR requirement at 12 odd dates in different months of the financial year not being Fridays। ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 17, SA 570 क्या बोल रहा है, as per the requirement of SA 570 how auditors should deal with the matter of unwillingness of management to provide for going concern assessment। मैनेजमेंट ने बोला हम गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेंगे ही नहीं, ऐसे केस में ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। As per SA 501, what is the correct audit procedure to be followed regarding the existence and condition of inventory lying with third party। पता है मैंने बोला कि कभी कभी आपकी इन्वेंट्री आपके पास ना होकर के किसी थर्ड पार्टी में होती है, हाँ, तो आपको क्या करना होता है, उस केस में अपन ऐसा दो तरफा चार्ट पढ़ते हैं। एक तरफ क्या आता है ना, आपको क्वांटिटी और कंडीशन को लेकर के कंफर्मेशन करना होता है, कंफर्मेशन लेना होता है बेसिकली वो थर्ड पार्टी से। दूसरी तरफ आता है आपको इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जिसमें अपन 3 प्रकार के प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चार्ट को ध्यान में रखते चलना, जो अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है, ओके सर। कारो की बात है सर, अगला कारो है, आउट ऑफ द टोटल इन्वेंट्री ऑफ 12 करोड़ आर विद थर्ड पार्टी। देखो ये इन्वेंट्री है 15 करोड़ की, मैंने बोला हाँ, इसमें से 12 करोड़ की थर्ड पार्टी के पास है। स्टेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लॉज नंबर 17, अंडर क्लॉज नंबर 17 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस। अब मेरी बात को बड़े बड़े ध्यान से सुनना, जब भी क्लॉज 17 आता है ना, तो वहां पे मैं कैश लॉस तुमको बताता हूं कितना है, 2.95 करोड़, तो बस वही इसका आंसर आएगा। बाकी जो भी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में इररिलेवेंट है। देखो कैश लॉस 2.95 करोड़ दिख रहा है तुमको, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो बस वही इसमें आएगा। ऑपरेटिंग लॉस कंसिडर आपको नहीं करना है, 1.97 करोड़ गया भाड़ में, ओके ओके। ऐसे 510 अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको मैजिक चार्ट्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स can be implemented to obtain sufficient appropriate audit evidence on the opening balance about whether it contains any material misstatement that could affect financial statements of current year। बेसिकली मेरे को ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, उसके लिए मैं 1 2 3 तीनों के 3 प्रोसीजर करता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको मिलेगा मेरे मैजिक चार्ट्स में।
सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड। मेरे को देखना है पिछले साल का क्लोजिंग अगर 5 लाख है तो इस साल का ओपनिंग भी 5 लाख होना चाहिए। मेरे को देखना है कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज हो रखी हो। पिछले साल आपने एसएलएम से डेप्रिसिएशन किया था, इस साल भी आपको एसएलएम से ही डेप्रिसिएशन करना है। और तीसरा पॉइंट आता है आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स करने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला 1, 2 एंड 3 सारी चीजें मेरे को देखनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखना ईएफजी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, कौन सा कारो का क्लॉज यहां पे एप्लीकेबल होने वाला है। देखो सर, कभी भी कोई एनबीएफसी होती है तो देखो ये वाला क्लॉज तो एप्लीकेबल होगा ही, इसमें एनबीएफसी आ ही रहा है। वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला हाँ, अपन ने एनबीएफसी ऑडिट में सीखा था कि ये वाला क्लॉज तो एप्लीकेबल हमेशा होगा एनबीएफसी पे, ठीक है, ओके। In respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular। मैंने बोला ये वाली चीज भी अपन एनबीएफसी में डालते हैं। Whether the company is required to be registered under section 45 IE of RBI Act, मैंने बोला ये भी डालते हैं, अपन ने एनबीएफसी ऑडिट में पढ़ा है 45 IE तो एनबीएफसी की बात करता है ना, हाँ। लेकिन अगर आपको याद हो whether the company has provided any loans, guarantee or security to any other entity, ये जब मैं तुमको कारों में सिखा रहा था वहां पे मैंने एक बात बोली थी, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज कंपनीज जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है। मैं बोलूं एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस तो लोन देना है, तो यहाँ पे चौथा वाला इस पे अप्लाई नहीं करने वाला। तो कौन से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बोला कि कौन से एप्लीकेबल रहेंगे एनबीएफसी को, मैंने बोला खाली 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ही एनबीएफसी को अवेलेबल रहने वाला है। ऐसे 510 देखना, what is the auditor's responsibilities when the audit of EFG Limited for the previous year has not been conducted by current auditor। यानी कि पिछले साल मान लो ऑडिट हो ही नहीं रखा था, इस केस में क्या करेंगे, मैंने बोला ये चीज ओम पैरा में जाएगी और आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मेरे को लगता है रिपीट एमसीक्यू है ये, इसी वाले एमसीक्यू मैराथन में अभी ऊपर किसी इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में अपन ने देख रखा था, ठीक है, ओके। एसए 250 देखना सर, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एसए 250 with reference to violating guidelines by the company relating to the acceptance of public deposit by NBFC। मान लो NBFC ने कोई कांड कर रखा है, NBFC ने कोई कांड कर रखा है, कोई एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट को लेकर के कांड कर रखा है, तो भाई इसकी रिपोर्टिंग किधर किधर होगी। मैंने बोला देखो, क्योंकि ये आरबीआई में आता है, मतलब एनबीएफसी के ऊपर कौन है, आरबीआई है, ठीक है, एनबीएफसी की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई को रिपोर्टिंग तो होगी होगी, लेकिन ये बात ईओएम पैरा में भी जाएगी क्योंकि इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट का पैसा आप किधर दिखाते हो, आप दिखाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी मामला घुसेला पड़ेला है, हाँ, तो ईओएम में भी जाएगी रिपोर्टिंग और आरबीआई को भी रिपोर्टिंग होगी। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग अंडर ईओएम, ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू आरबीआई। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 19 पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस वाला है। देखो सर, whether letter of comfort given to banks by the target company needs to be reviewed as part of financial due diligence। सर अपन पता है बहुत सारे आंसर्स पढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस में, हाँ, उसमें एक होता है ओवर वैल्यूड एसेट्स वाला, एक होता है हिडन लायबिलिटीज वाला, ठीक है। अब ये जो लेटर ऑफ कंफर्ट है ना, वो हिडन लायबिलिटी का एग्जांपल है, तो मैंने बोला हाँ ये चीज तो अपन ड्यू डिलिजेंस में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज will be to look specifically for any hidden liabilities or overvalued assets। ये जो लेटर ऑफ कंफर्ट है ये हिडन लायबिलिटी और इसीलिए ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है। ड्यू डिलिजेंस में अपन बहुत सारे आंसर पढ़ते हैं, उसमें से होता है हिडन लायबिलिटी, तो लेटर ऑफ कंफर्ट हिडन लायबिलिटी में आता है, तो इसीलिए ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है। Which among the following is not a matter included in the scope of financial due diligence। अपन एक आंसर पढ़ते हैं जिसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या आता है, मैंने बोलता हूं रुपए वाली बातें आती है। उसमें बोला है कि क्या नहीं आएगा, मैंने बोला देखो कैश फ्लो तो आता था, रुपए वाली बात है, अकाउंटिंग पॉलिसी आता था, रुपए वाली बात है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर्स भी आता था, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कभी भी नहीं आता था उसमें, तो विच इज नॉट अ मैटर। मैंने बोला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट अ मैटर। अगला है इन्वेस्टिगेशन। क्या एक सीए एक्सपर्ट की मदद ले सकता है क्या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, मैंने बोला बिंदास तरीके से ले सकता है। मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया हूं, मैं क्या एक एक्सपर्ट की मदद लूं, बिंदास लो। यस, सीए शुड कंसीडर वेदर असिस्टेंस ऑफ अदर एक्सपर्ट्स लाइक इंजीनियर्स, लॉयर्स इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल प्रूफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सिंपल है। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 20 पूरा का पूरा कारों पे बेस्ड है। क्या है, लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। सर जो अपना पहला क्लॉज होता है ना, क्लॉज नंबर 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, जो पहला क्लॉज होता है उसमें है ना, उसमें कुछ लोगों को गलत फहमी होती थी खाली पीपीई की बात चलती है। नहीं सर, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात तो चलती है, इनटेंजिबल एसेट्स की भी बात उसमें चलती है, आरओयू एसेट्स यानी कि राइट ऑफ यूज एसेट्स की भी उसमें बात चलती है। और जब उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में बोलता हूं तो पीपीई की भी बात करता हूं, राइट ऑफ यूज एसेट्स की भी बात करता हूं। अब ये एग्जाम में कैसे आया ना, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
किसी में क्या होगा, खाली पीपीई, किसी ऑप्शन में बोल रखा होगा खाली इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको कौन सा टिक करना है, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स एंड आरओयू एसेट्स, और फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में पीपीई एंड आरओयू। सिंपल है। हाँ सर क्यों इंटेंजिबल एसेट्स को आपने फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं लिया? अबे इंटेंजिबल एसेट को मैं देख नहीं सकता, फिजिकल वेरिफिकेशन तंबूरे से करूंगा, समझ गए क्या? हाँ तो ये वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यू 2 देख लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरे कुछ ड्यूज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब मेरे को कुछ पैसे देने, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, पीएफ कंट्रीब्यूशन, और ये सारे के सारे पेंडिंग है, यानी कि डिस्प्यूट चल रहे हैं। देखो इधर हाई कोर्ट में इधर मतलब क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, सीआईटी में डिस्प्यूट चल रहा है, आईटेट में डिस्प्यूट चल रहा है, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारे के सारे मेरे डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं। All the 4 matters for which information has been provided need to be reported under clause number 7 since all are pending with tribunals। पता है ना तुमको, क्लॉज नंबर 7 में डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी, 2 प्रकार के ड्यूज आते हैं, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। ये सारे डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, मेरे को चारों के चारों रिपोर्ट करने पड़ेंगे। 2 employees have been dismissed from service due to fraud of 47 लाख। मेरे 2 एम्प्लॉइज ने 47 लाख चोरी कर लिया, बाद में मैंने उन लोगों से पैसा रिकवर कर लिया। भाई मैं उनसे पैसा रिकवर करूं या ना करूं वो सब इररिलेवेंट है, मेरे को ये चीज क्लॉज नंबर 11 में दिखानी पड़ेगी, फ्रॉड वाले क्लॉज में दिखानी पड़ेगी। इट इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी and the auditor should report the nature and amount. The duty to report the fraud under clause 11 is irrespective of the amount involved। यानी कि चाहे फ्रॉड 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो, चाहे मैंने रिकवर करा हो नहीं करा हो, क्लॉज नंबर 11 में तो आएगा। सिंपल है। एक चीज याद रखना, जो अपन सेक्शन 143(12) में रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें आपको लिमिट देखना है। 1 करोड़ के ऊपर का होगा तो फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताऊंगा, 1 करोड़ के नीचे का होगा तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई बंधु, क्लॉज नंबर 11 जो होता है ना कारो 2020 का, उसमें तो मेरे को अमाउंट देखना ही नहीं होता है। 1 रुपए का फ्रॉड हो चाहे 1 करोड़ का, मेरे को दोनों रिपोर्ट करना होता है। टीएसजी केमिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाले की बात चल रही है। क्या पढ़ा था अपन ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाले क्लॉज में? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड अंडर क्लॉज नंबर 6 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020। सिंपल है, मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। एमसीक्यू नंबर 5 है भाई साहब, ये सेम चीज मैंने तुमको इसी मैराथन में कराई है जब मैं तुमको कारो के क्वेश्चंस करा रहा था, अगर तुमको याद हो तो। सेम देखो, फिगर भी नहीं बदल रखा है, ये इन लोगों ने लेटेस्ट आरटीपी में क्वेश्चन डाल रखा है, आरटीपी May 25 में। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन वाली वैल्यूज है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली वैल्यू है। मैंने बोला डिस्क्रिपेंसी पता है जब 10% और मोर की होती है, क्लॉज नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था, तो अपने को उसको रिपोर्ट करना होता है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने तुमको विद कैलकुलेशंस बता रखा है, यहाँ पे चेंज कितना है 1.72%। देखो बाजू में कैलकुलेशन भी अपन ने कराया था, इसी मैराथन में कराया था, ठीक है 4.87%। फिर यहाँ पे देखो फिनिश्ड गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स में 11.6 और 18.18 हो रहा है, यानी कि 10% और मोर हो रहा है। तो मैंने बोला फिनिश्ड गुड्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स के केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के केस में मेरे को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो चेंज है वो लेस देन 10% का है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ जी, मैंने बोला हाँ जी, बस वही बोला। देखो फिनिश गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स के केस में मैं क्या करूंगा ना सर, रिपोर्ट करूंगा। बाकी दोनों के केस में मैं रिपोर्ट नहीं करने वाला हूं। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 21, ऑडिटर हैज स्टेटेड दैट इट वाज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल फॉर फर्म्स ऑफ स्मॉल साइज टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ऑडिटर ने क्या बोला, मेरी तो छोटी सी सीए फर्म है, इसीलिए मैं ऑडिट प्लानिंग करूंगा ही नहीं। मैंने बोला नहीं चलेगा, ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, इट इंडिकेट्स नॉन कंप्लायंस विद एसए 220। आपने ना एसए 220 के साथ कंप्लाई नहीं किया, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है। ऑडिटर हैज रीजन दैट रोमम हैज बीन असेस्ड टू बी लो। कह रहा है रोमम तो बहुत कम है ना, और ये तो भाई प्रोफेशनल जजमेंट है मेरी, बहुत कम रोमम है, इसीलिए मैंने रोमम की डॉक्यूमेंटेशन करी ही नहीं है, रोमम के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे ही नहीं है। मैंने बोला अगेन ये आपने गलती करी है, ये दिखा रहा है कि आपकी क्वालिटी वाहियात है। सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ रोमम, इट गोज ऑन टू शो नॉन कंप्लायंस विद एसए 220। सिंपल है। ऑडिटर ने बोला कोई कंटेंशियस मैटर तो है ही नहीं, और इसीलिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम करेंगे ही नहीं। लेकिन जो कंपनी थी वो लिस्टेड एंटिटी, तो मैंने बोला भाई मैटर कंटेंशियस हो कि नहीं हो, आई डोंट गिव अ डैम, लिस्टेड एंटिटी के केस में हमेशा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना पड़ेगा। क्या बोला है, EQCR मैंडेटरी है। अगेन आपने क्या है ना ऐसे 220 को वॉयलेट कर दिया है। इन डेज एप्लीकेबल था कंपनी को, लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट्स था ना उसमें इन लोगों ने AS का रेफरेंस दे रखा था। जब पूछा गया कि भाई ये क्या है, तुमने इन डेज की जगह एएस का रेफरेंस क्यों दिया है, तो इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो डेटा फीडिंग एंट्री एरर हो गए हमारे जूनियर स्टाफ से, चलेगा क्या? मैंने बोला नहीं चलेगा, ये सीरियस लैप्सेस है, ये दिखा रहा है कि आपके सीएफएम की क्वालिटी वाहियात है। 220 का आपने क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, 220 का बेसिकली आपने वायलेशन किया है।
जब आप कंक्लूजन निकालते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रीडिंग ऑफ केस स्टडी, तो आप यही समझ पाते हो कि SQC1 और SA220 जो है कंप्लाई किया ही नहीं गया है। चारों चार आप MCQ देख लो ऊपर के, सब में क्या बोला गया है कि SA220 कंप्लाई नहीं किया गया, नहीं कंप्लाई किया गया, नहीं कंप्लाई किया गया। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने बोल्ड में मार्क कर रखा है ये क्वेश्चन है, और जो मैंने नीचे मार्क कर रखा है उसके आंसर है। ठीक है, जो मैंने नॉन बोल्ड में मार्क कर रखे। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 22 क्या बोल रहा है? SA240 में मैंने तुमको एक बात बताई थी, पता है क्या? जब कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात आएगी ना, तो उसमें रोमम होगा ही होगा। द ऑडिटर नीड्स टू डॉक्यूमेंट रीजंस फॉर अराइविंग एट कंक्लूजन दैट देयर इज नो रोमम रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जब आप बोल रहे हो ना कि रोमम नहीं है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, तो तुमको कोई चीज लिख के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली तुम्हें क्या एज्यूम कर रहा था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रोमम होगा ही होगा, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं है, आप बोल रहे हो कि देयर इज नो रोमम ड्यू टू फ्रॉड, तो आप फिर मेरे को डॉक्यूमेंट करके दिखाओ, लिख के दिखाओ उसको अलॉन्ग विद रीजंस। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। Which is not likely to be an appropriate response to outline assessed romum due to fraud। मेरे को पता चला कि भाई ये वाली फैक्ट्री में है ना रोमम है, ये वाली फैक्ट्री में क्या है सर, रोमम है, यहां पे कुछ लोचा हो सकता है। मैंने बोला क्या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, नॉट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मैंने बोला अच्छा रिस्पॉन्स पता है क्या होता है, मैं थप्पो सरप्राइज दूंगा फैक्ट्री में। लेकिन नॉट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स पूछा तो पता है वो क्या होता है, ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट एट सर्टन लोकेशंस आफ्टर प्रायर इंटीमेशन। एक तो मैं इन्वेंट्री काउंटिंग करने सारी लोकेशन पे नहीं जा रहा हूं, सर्टेन लोकेशन पे जा रहा हूं, वो भी पहले से बता के जा रहा हूं। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन में वही तो बोला है, क्या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा रिस्पॉन्स तो क्या होता है ना, मैं सारी जगह पे चेकिंग करता, वो भी बिना प्रायर इंटीमेशन के। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला क्या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, मैंने बोला एक तो मैं सर्टेन लोकेशन पे चेक कर रहा हूं, वो भी प्रायर इंटीमेशन के साथ। तो मैंने बोला ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स, ये कोई बढ़िया वाला रिस्पॉन्स आपका नहीं होता है जब आपको रोमम आइडेंटिफाई होता है, जब आपको फ्रॉड के चांसेस पता लगते हैं। सिंपल है क्या? मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। उसके बाद विच स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। मैंने बोला पोल्यूशन की बात चल रही है, यानी एनवायरमेंट की बात चल रही है। एनवायरमेंट वाला जो लॉ होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट वाला लॉ होता है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट वाला लॉ होता है? ऐसे 250 में मैंने बोला इनडायरेक्ट इफेक्ट वाला लॉ होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ में आपको दो चीजें करके चलनी होती है, इंक्वायरी करनी पड़ती है आपको मैनेजमेंट की, हाँ सर, और करस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपको देखना पड़ता है। मैंने बोला हाँ ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी, बस वही उसका आंसर बन जाएगा। अगला आ रहा है चाइल्ड लेबर। मैंने बोला ऐसे 250 में मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले? मैंने बोला इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि मेरे को देखना पड़ेगा इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बिसाइड्स ही शुड इवेल्युएट इंप्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस फॉर ऑडिट रिस्क असेसमेंट, यानी कि मेरे को रोमम चेक करना पड़ेगा। एक चीज मैंने तुमको ऐसे 250 में पढ़ाई थी, चाहे आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस हो चाहे सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो, दोनों को ही मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। किसी एक को मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा, दोनों को मैं डॉक्यूमेंट करता हुआ चलूंगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 23 लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। इन असेसिंग वेदर रोमम रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी मेरे को देखना है सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं है। याद है मैंने तुमको ऐसे 315 में कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। रिस्क ऑफ फ्रॉड सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। उसमें ही एक था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सब्जेक्टिविटी। अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है, अगर सब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन होता है, तो मैं बोलूं कि रोमम बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। तो बस वही इसका आंसर है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी है किसी ट्रांजैक्शन में, सब्जेक्टिविटी है किसी ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। बस वही बोला कि भाई सिग्निफिकेंट रिस्क होती है नहीं होती है, कहां होती है, वही इन लोगों ने बोल रखा है। ऐसे 570 का क्वेश्चन देखना, कंपनी इज फेसिंग इवेंट्स कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा है। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, मैनेजमेंट को पैसे चाहिए, तो मैनेजमेंट देख रहा है कहां से मैं पैसे ला पाऊं। वो सोच रहा है चलो मैं कुछ इक्विटी इश्यू करता हूं, चलो मैं कैश क्रेडिट ले लेता हूं, बैंक से वगैरह लोन ले लेता हूं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ये सारी चीजों को देख रहा है कि मेरे को कहां से पैसे उठाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद ऐसे 570। अब ऐसे 570 में तुम क्या पढ़ते हो, पहला ऑप्शन है कंक्लूड दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बिकॉज द बोर्ड हैज अप्रूव्ड प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल। भाई ऐसा थोड़ी होता है, बोल रहे हैं कि भाई पैसा आपको आने वाला है ना, तो कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं। मैंने बोला ये तो गलत है ना भाई, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है, तो मैंने बोला ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है देखना, रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। मैंने बोला ऐसे 570 में अपन ने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। सेकंड और थर्ड बचते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से फ्यूचर एक्शंस को लेकर के। मैंने बोला हाँ ये बात तो अपन ने ऐसे 570 में पढ़ी है, लेकिन क्या यहाँ पे पूरे केस में कहीं भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है क्या? मैंने बोला नहीं सर नहीं चल रही है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात। तो किसकी बात चल रही है? बात ये चल रही है मैनेजमेंट को बाहर से पैसा उठाना है, तो बस वही अपना करेक्ट आंसर है ये सेकंड वाला। इवेल्युएट मैनेजमेंट्स प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल
इंक्लूडिंग देयर फीजिबिलिटी एंड द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस, यानी कि भाई वो लोग बाहर से पैसा उठा रहे हैं, कितना फीजिबल है उनका प्लान, कितना बराबर है उनका प्लान, लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस क्या है, क्या वो लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये है इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। सर अब ये देखना अगला वाला देखना, कारो का है। एक्स लिमिटेड ने पे कर दिए अरियर्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जस्ट अ डे बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी 31 जुलाई, इन लोगों ने 30 जुलाई को सारे के सारे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर दिए। ऑडिटर बिलीव्स दैट ओनली डिस्प्यूटेड ड्यूज नीड टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो। अब ऑडिटर क्या बोल रहा है, अनडिस्प्यूटेड तो मैंने पे कर दिए, तो खाली डिस्प्यूटेड वाले में कारो में रिपोर्ट कर दूंगा, अनडिस्प्यूटेड वाले में रिपोर्ट नहीं करूंगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसको दोनों के दोनों रिपोर्ट करने पड़ेंगे, डिस्प्यूटेड वाले भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे, अनडिस्प्यूटेड वाले भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे अंडर क्लॉज नंबर 7 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 24 क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। सब्सटेंशियल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी 75% इज जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स, यानी कैश सेल्स मेरा कितना होता है, 75% होता है, 25% मेरा पेटीएम का सेल्स होता है। ठीक है, ओके, यानी मैं बोल दूं परवेजिव की बात चल रही है यहाँ पे, परवेजिव है, हाँ सर परवेजिव है भाई 75%। कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं, कोई इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं है कैश सेल्स को देखने का, इसीलिए मैं कुछ वेरीफाई कर ही नहीं पाया, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मेरे पास है नहीं। अब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, मटीरियल है मामला और परवेजिव भी है, तो मैं बोलूं क्या मेरे को देना पड़ेगा, ऐसे केस में मेरे को देना पड़ता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सिंपल है, सिंपल है। जब कभी भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है तो मैंने एक चीज बताई थी, आप है ना, आप स्टेटमेंट को चेंज कर दोगे फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड टू ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आप क्या लिखोगे अब, ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑडिट हुई नहीं। सिंपल है, सिंपल है। अगला केस देखना ऐसे 705। X Limited has been dragged to court by Y Limited for stealing its trade secrets. X Limited ने Y Limited के कुछ सीक्रेट्स चुरा लिए। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है, X Limited ये कोर्ट केस में जीत भी सकता है, हार भी सकता है। मतलब Y वालों ने क्या किया ना, X पे कोर्ट केस कर दिया, तो X Limited जीत भी सकता है, हार भी सकता है। पहले के जो ऐसे केस हुए ना, उसमें कभी लोग जीते भी है, कभी लोग हारे भी है, कुछ पता नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइलेंट है इस लिटिगेशन मैटर पे। अब भाई तुम बताओ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, बिंदास है, मेरे को पता है कि हाँ एक्स लिमिटेड ने चुराया है वाई लिमिटेड का ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, मामला मटीरियल है हाँ, लेकिन मामला परवेजिव नहीं है, मामला परवेजिव नहीं है। देखो कहीं भी कहीं फिगर नहीं लिख रखा कि कितने रुपए की पेनल्टी आएगी, और भाई एक ही ट्रेड, एक कोर्ट केस की बात है भाई, उससे पूरे फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट तो आ रहा नहीं है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, और यहाँ पे आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है मटीरियल कंटिंजेंट लायबिलिटी का, यानी क्वेश्चन में बोला है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइलेंट ऑन दिस लिटिगेशन मैटर, ये गलत है। आपको उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाना चाहिए था नोट्स टू अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं दिखाया है, नॉन डिस्क्लोजर है, तो मैंने बोला ये गलत बात आपने करी है। सिंपल है, सिंपल है। अगला देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 2 करोड़ का था। हुआ क्या है ना, मेरा एक रिसीवेबल था 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, 3 करोड़ मेरे को आने वाले थे, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है वो जहां से मेरे को आने वाले थे ना, वो बंदा बैंकक्रप्ट हो गया, तो अब 3 करोड़ मेरे को नहीं आने वाले, 3 करोड़ अब मेरे को नहीं आने वाले। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, हाँ है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो है कि हाँ 3 करोड़ मेरे को आने वाले, वो बात मेरे को पता है। मामला मटीरियल है, हाँ मटीरियल तो हमेशा रहता है। परवेजिव है क्या मामला, अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा, सिंपल है, क्योंकि 3 करोड़ तो अब मेरे को आने नहीं वाला, बैंकक्रप्ट हो गया मेरा जो भी डेटर था। लेकिन मैंने अभी तक इसको राइट ऑफ नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, देखो डेट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। अगर आपने इसको राइट ऑफ किया तो मैं बोलूं 3 करोड़ जो है ना, 3 करोड़ इसको मैं प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, तो 2 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है। तो 2 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है, इसमें से अगर मैंने 3 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया जो कि मेरा नॉन रिसीवेबल है, तो मेरा 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर रहा है। मेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट 1 करोड़ के लॉस में बदल जाएगा। मैंने बोला इससे तो मेरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बच जाएगी। तो मैंने बोला भाई ये मामला परवेजिव है, इसीलिए यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मटीरियल है, परवेजिव है, तो मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना पड़ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। अगला देखना ऐसे 705 क्या बोल रहे हैं, सुनना। एक गोडाउन था, गोडाउन पे मैंने इन्वेंट्री चेक नहीं करी, गोडाउन पे मैंने इन्वेंट्री चेक नहीं करी, बोला क्या गया है देखना, कुड नॉट अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी मैंने परफॉर्म नहीं किया, यानी बेसिकली मेरे को कुछ ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, मैंने गोडाउन पे जाके इन्वेंट्री चेक करी नहीं, तो मैं बोलूं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। हाँ मटीरियल है मामला, हाँ मटीरियल है। अब ये देखना है परवेजिव है कि परवेजिव नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। 8 करोड़ की इन्वेंट्री में से खाली 1 करोड़ की इन्वेंट्री की यहाँ पे बात चल रही है, जो कि मैंने चेक नहीं करी, तो मैं बोलूं 8 करोड़ की इन्वेंट्री में से खाली 1 करोड़ की इन्वेंट्री की बात चल रही है, खाली 12.5% की बात चल रही है। अभी 12%, 12.5% कोई परवेजिव नहीं होता, तो मैंने बोला भाई ये मामला परवेजिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 25 ऐसे 560 के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना क्या बोला गया है ना। देखना यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भाई सुनना सुनना सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया गया है। अमेंड कब करते हैं, जब इवेंट होता है कि फैक्ट होता है, मैंने बोला जब फैक्ट होता है तब अमेंड करते हैं। अब अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुई है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुई है। ठीक है, तो मैंने तुमको क्या सिखाया था,
ऑडिट रिपोर्ट की डेट कब आएगी? मैं बोलूं ऑन और आफ्टर 25 जुलाई आएगी? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट होती है ना वो हमेशा ऑन और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट आती है। तो ऑन और आफ्टर 25 जुलाई मेरी आएगी न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट। ठीक है, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट डेट ऑफ साइनिंग न्यू ऑडिट रिपोर्ट? मैंने बोला ऑन और आफ्टर 25 जुलाई। न्यू ऑडिट रिपोर्ट यानी कि अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अमेंड हुए तो मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है 25 जुलाई, तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन और आफ्टर 25 जुलाई। अब देखना पड़े ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फायर लगी थी, फायर आग लगी थी, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, मान लो आग लगी थी यहां पे जून में। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आग जब भी लगती है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? फायर हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है, एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो बस वही है, मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स अबाउट फायर इवेंट। ठीक है, हो गया मेरा 5th MCQ। क्वेश्चन में ट्रीटमेंट पूछेगा कि क्या करना होता है, तो मैंने बोला डिस्क्लोज करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स। देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, सिंपल है, सिंपल है। अब देखना, विच इज नॉट ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे 560। ऐसे 560 के हिसाब से क्या ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? अगर तुमको पता हो ना सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे 560 में अपन ने पढ़े थे, तो ये 3 आते हैं। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट, रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग से 3 अपन ऑडिट प्रोसीजर्स में पढ़ते हैं। लेकिन एक नहीं पढ़ते, पता है कौन सा? गेटिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। ऐसा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली कोई भी खेलाकूदी अपन ऐसे 560 में नहीं करते। तो बस वही है, विच इज नॉट ऑडिट प्रोसीजर। तो मैंने बोला ये इंटरिम एफएस वाला कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। सिंपल है, सिंपल है। बाकी ये 3 तो क्या है ना, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। ये आपको एमसीक्यू था, 4 पॉइंट दे रखे थे, मेरे को ये वाला टिक करके आना है, गेटिंग इंटरिम एफएस वाला। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ ना, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है कि 2 ऑडिट रिपोर्ट बनी है। पहली वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें क्या हुआ कि देखो 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, फायर हुआ, यानी मैं बोलूं नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ। हाँ, इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए था, मैंने अभी तुमको सिखाया, हाँ डिस्क्लोजर देना चाहिए था, लेकिन इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, तो ऑडिटर ने क्या किया सर? मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ऑडिटर ने क्या किया? मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। बस वही है, जो पहली ऑडिट रिपोर्ट बनी उसमें ऑडिटर ने क्या किया? मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्वेश्चन बोलेगा, 4 ऑप्शन होंगे, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ईओएम ओम पैरा। मैंने बोला नहीं सर, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जाएगा। रीजन भी है कि भाई आपने वो फायर वाले इवेंट को डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, हाँ। लेकिन उसके बाद बनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट। न्यू ऑडिट रिपोर्ट में तुमने तुम्हारे सारे पाप धो दिए, तुमने सारी की सारी चीजें अच्छी कर दी। ऐसे 560 में मैंने तुमको बताया था, फैक्ट वाले केस में, जब कभी भी फैक्ट वाले केस में तुम न्यू ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, पता है मैनेजमेंट अगर न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो ऑडिटर भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। उसमें तुम अनक्वालिफाइड ओपिनियन तो दोगे और उसके साथ साथ ईओएम ओम पैरा भी दोगे। ये चीज अपन ऐसे 560 में पढ़ते हैं, सिंपल है। तो न्यू रिपोर्ट के लिए तुम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दोगे और ईओएम ओम पैरा में स्टेटमेंट दोगे। ये कौन सा था? ओल्ड रिपोर्ट में क्या दिया था तुमने? मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, क्योंकि फायर वाला तुमने चीज डिस्क्लोज नहीं करी थी। लेकिन न्यू रिपोर्ट जब तुमने अमेंड कर दी फैक्ट वाले केस में, तो तुमको उसमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना और ईओएम ओम पैरा में चीजें दिखानी है। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 26, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। यानी नोट्स टू अकाउंट्स में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी की कुछ जानकारी है। अब पता है उसमें क्या क्या है? उसमें पता है कौन से परसेंटेज फिगर्स हैं? परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, ऑफ कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और बाइफरकेशन है होल्डिंग कंपनी का कितना, सब्सिडरी कंपनी का कितना। यानी कि ये होल्डिंग कंपनी का कॉलम है, सब्सिडरी का कॉलम है। मैंने बोला देखो कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स मैंने दोनों के दिखाए, ठीक है सर। फिर मैंने क्या दिखाया? मैंने बोला टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैंने दोनों का दिखाया, हाँ सर। पीएनएल मैंने दोनों का दिखाया, हाँ सर। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी, अपने मैजिक चार्ट्स में भी कवर्ड है, कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी दिखाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मिसिंग है, तो मैंने बोला भाई वो भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका डिस्क्लोजर है वो नॉट प्रॉपर, एज परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव अमाउंट पर्टेनिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यानी होल्डिंग कंपनी में कितना, सब्सिडरी कंपनी में कितना, वो परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आपको दिखाना पड़ेगा। खाली ऊपर के 3 से काम नहीं चलेगा। एक फॉरेन सब्सिडरी थी। अब फॉरेन में तो तुमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक बनते हैं? 31 दिसंबर तक बनते हैं, क्योंकि वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? 31 मार्च तक बनते हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? यहां पे क्या बोलेंगे अपन? ऑडिटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो फॉरेन वाला वर्जन। ऑडिटर क्या करेगा ना, अपना तो क्या है ना इंडिया में 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, लेकिन वहां का 31 दिसंबर है। तो ऐसे केस में ऑडिटर मना नहीं करेगा। ऑडिटर मना नहीं कर सकता कि मैं तो लूंगा ही नहीं तुम्हारे फाइनेंशियल्स। नहीं, ऑडिटर को क्या करना है? ले लेना है 31 दिसंबर वाले फाइनेंशियल्स, उसको मैनेजमेंट का वर्जन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी 3 महीने के चेंजेस है वो उसको वेरीफाई कर लेने हैं। इट इज हिज ड्यूटी टू वेरीफाई एडजस्टमेंट जो कि 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24 के बीच में हुए हैं। अपन 2 प्रकार के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। गुडविल जो होता है वो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जो इंट्रा ग्रुप इनडेब्टेडनेस होता है और हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है वो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है। सिंपल है। एक सब्सिडरी एक्वायर की मैंने 15 जून को, ठीक है, हाँ।
अभी एक एमसीक्यू है, इस पे 4 ऑप्शन तुमको होंगे। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन कंसो एफएस फॉर कंप्लीट ईयर। क्या कंप्लीट ईयर की चीजें कंसोलिडेट करूंगा क्या? मैंने बोला नहीं, फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी, यानी 15 जून से ही मेरे को चीजें लेना चालू करनी है, 15 जून से ही मैं कंसोलिडेट करना चालू करूंगा। यानी ऐसा जो ऑप्शन होगा ना जिसमें होगा कंप्लीट ईयर, तो मैंने बोला वो वाले ऑप्शन पे आपको टिक नहीं करना है, इसलिए मैंने वो काट के दे रखा है। सिंपल है, सिंपल है। और जो आपको फिगर्स लेने हैं ना, वो आपको एक्विजिशन डेट के लेने हैं, यानी 15 जून के लेने हैं। प्रीसीडिंग डेट यानी 14 जून के फिगर्स आपको नहीं लेने हैं। तो समझे तुमको कैसा होगा पेपर में, कैसा होगा? 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन पे लिखा हो ना कंप्लीट ईयर, तो वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। प्रीसीडिंग डेट लिखा होगा ना, तो मैंने बोला वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? जिसमें हो फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी और एक्विजिशन डेट। सिंपल है, यानी बेसिकली 15 जून की बात चल रही है। 15 जून से मेरे को चीजें लेना चालू करनी है। एक्विजिशन डेट या डेट इट गेन्स कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी 15 जून ही है। ठीक है, ठीक है। कारो 2020 में कौन सी अपन रिपोर्टिंग करेंगे? कंसोलिडेटेड एफएस वाली। कोई कंसोलिडेटेड एफएस वाली रिपोर्टिंग अपन ने पढ़ी थी क्या कारो 2020 में? हाँ पढ़ी थी, क्लॉज नंबर 21 याद है? उसमें होता है रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सब्सिडरीज विद पैरा नंबर ऑफ रिपोर्ट अंडर कारो 2020। उन वाली कंपनी का जिधर क्वालिफिकेशन एडवर्सरी मार्क्स है, बस वही क्लॉज नंबर 21 वाली रिपोर्टिंग की यहाँ पे बात चल रही है। इसी के साथ अपना 26 केस सिनेरियो भी खत्म हो चुका है बढ़िया तरीके से। लाइक जरूर कर देना भाई साहब वीडियो को। बेस्ट तरीके से अब मैं तुम लोगों को करवा देता हूं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 27। देखो सर, बैंक ऑडिट का ये है केवाईसी गाइडलाइंस फॉर कासा अकाउंट्स। केवाईसी मतलब कि नो योर कस्टमर, बेसिकली जब आपका आधार लिया जाता है ना बैंक वालों के द्वारा, उसकी बात चल रही है। कासा अकाउंट्स, कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। contain requirements with respect to customer acceptance policy, customer identification procedures, monitoring of transactions and risk management। यानी कि पता है आपका आधार कार्ड क्यों लिया जाता है? ताकि वो लोग आपको एक्सेप्ट कर पाए। यानी कि जब आपका बैंक खाता खुलता है ना, कहीं भी अकाउंट खुलता है, मान लो एसबीआई में आदमी को खाता खुलवाना है, तो एक्सेप्टेंस के लिए सबसे वो लोग पहले केवाईसी लेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए लेते हैं कि जो शंकर लखवानी जिसका खाता खुल रहा है यही उसका फोटो है ना, यही उसका साइन है ना, वगैरह वगैरह। उनको ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने होते हैं ना सर, मेरे पैन कार्ड के साथ उसको लिंक करना होता है, इसीलिए वो लोग केवाईसी लेते हैं, इसलिए वो लोग आधार कार्ड लेते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो लोग केवाईसी लेते हैं। तो केवाईसी ये 4 काम के लिए लिया जाता है। इसके अलावा भी 3 ऑप्शन तुमको अगर देखने को मिलेंगे तो वो तीनों के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये करेक्ट ऑप्शन है, केवाईसी खाली इन 4 कामों के लिए लिया जाता है। Which is not a duty of concurrent auditor for dormant deposit accounts। मैंने है ना एसबीआई में मेरा एक खाता है, 6 साल से मैंने उसको ऑपरेट नहीं किया, डोरमेंट हो गया है वो, ठीक है। अब कॉन्करेंट ऑडिटर की ऐसे में क्या ड्यूटी नहीं है? तो मैंने बोला फॉलो अप करना उसकी ड्यूटी नहीं है। वो रोज मेरे को फोन नहीं करेगा, हेलो शंकर लखवानी आके खाता खुलवाना, हेलो शंकर लखवानी खाते का ऑपरेट करना। मैंने बोला वो उसकी ड्यूटी नहीं है। फॉलो अप विद अकाउंट होल्डर्स टू एंश्योर के स्टेटस ऑफ अकाउंट्स रिमेन्स एक्टिव, वो कॉन्करेंट ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी तो क्या जिम्मेदारी है ना, वो वेरीफाई करे कि डोरमेंट अकाउंट्स आर रिवाइव्ड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और वो ऑथराइजेशन चेक करे, वो उसकी जिम्मेदारी। वहां पे बैठे बैठे वो सब काम करे, ऐसा फोनाबाजी करना उसकी काम नहीं है कि वो फोन करे लोगों को। ब्रांच है ना, ब्रांच मान लो एसबीआई की एक ब्रांच है, उसने 7 लोन दिए, ठीक है। सेम महीने में, मान लो अप्रैल के महीने में उसने 7 लोन दिए। किसने दिए? मैंने बोला बैंक के मैनेजर ने दिए, ठीक है। 10 करोड़ के उसने लोन दिए हैं। अभी हुआ क्या ना, सारे के सारे उसने सेम इंडस्ट्री को दिए। क्वेश्चन में बोला गया था सारे के सारे उसने जूट इंडस्ट्री को बैग दिए। सारे के सारे लोन जो है ना, 7 लोन उसने जूट इंडस्ट्री वालों को दिए। मान लो दूसरी कोई इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री को उसने नहीं दिए। ऑडिटर बोलता है कि ये तो गलत है, ये चीज तो इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी नहीं है। तो मैं बोलता हूं आंसर में कि लोन देना ना देना चीफ मैनेजर के पावर में आता है, बैंक के मैनेजर के पावर में आता है। कॉन्करेंट ऑडिटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट डज नॉट फॉल इन कॉन्करेंट ऑडिटर्स डोमेन टू क्वेश्चन द लेंडिंग डिसीजन कंफर्मिंग टू बैंक्स नॉर्म्स। यानी यहां पे बोला कि जो कॉन्करेंट ऑडिटर है ना, उसको लगा कि ये तो गलत हो रहा है, खाली एक इंडस्ट्री वालों को क्यों जा रहा है। तो मैंने बोला भाई उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इसमें। एमएसएमई बोरोवर था एक, शिफ्टेड क्रेडिट फैसिलिटीज टू प्राइवेट बैंक। मान लो मेरा एक खाता था, ठीक है। वो खाता मैंने क्या करा ना, पुरानी बैंक से हटा के एक प्राइवेट बैंक में खुलवा लिया। एसबीआई से हटा के मैंने किस में खुला लिया? एक प्राइवेट बैंक में खुला लिया। क्रेडिट फैसिलिटी को मैंने शिफ्ट कर दिया प्राइवेट बैंक में, ठीक है। हाँ, तो जो मेरा पुराना ब्रांच था ना, वो तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई मेरा खाता तूने हटा दिया और तूने उसकी जगह पे कहीं प्राइवेट बैंक में खाता खुला लिया। एसबीआई से मैं खुला के हटा के अगर मैं आईसीआईसीआई में करा लूंगा तो एसबीआई वाला तो गुस्सा हो जाएगा। तो उसने लेवी किए फोरक्लोजर चार्जेस ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ बोरोवर। उसने कुछ फोरक्लोजर चार्जेस डाल दिए। लेकिन मेरा अभी भी करंट अकाउंट तो है एसबीआई के पास। मान लो मैंने सेविंग अकाउंट जो है ना एसबीआई से बंद करके आईसीआईसीआई में खुला लिया, लेकिन अभी भी करंट अकाउंट तो मेरा एसबीआई के पास ही है। रिवर्सल ऑफ चार्जेस अगर उन लोगों ने किए ना, इससे उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। किनका? एसबीआई वालों का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो भाई ये जो मैटर है ना,
इट इज टू बी रिपोर्टेड इवन दो इट वुड लीड टू रेवेन्यू लॉस फॉर ब्रांच। भले एसबीआई का रेवेन्यू लॉस हो तो भी उनको ये मामला रिपोर्ट करना पड़ेगा उनकी रिपोर्ट में। सिंपल है, यानी जो कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ एसबीआई होगा ना, जो अपना रिपोर्ट बनाएगा उसमें वो मामले को वो रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मामला है कि भाई कोई कस्टमर ने क्या किया है ना, आपके वहां से खाता हटा करके कहीं प्राइवेट बैंक में खुला लिया है, तो मैंने बोला ये मामला तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। भले उनका रेवेन्यू लॉस हो गया, इसमें रेवेन्यू लॉस हो गया ना, पहले सारे पैसे किनको जा रहे थे, एसबीआई को, अब पैसे किसको जाएंगे, आईसीआईसीआई वालों को जाएंगे। ठीक है। बैंक ऑडिट का अगला है टेम्पररी ओवर लिमिट इन सीसी अकाउंट एंड टेम्पररी ओवरड्राफ्ट्स इन करंट अकाउंट्स हैव बीन ग्रांटेड, इट फॉल्स विद इन चीफ मैनेजर्स पावर। यानी कि बैंक मैनेजर ने क्या किया है ना, टेम्पररी पीरियड के लिए, मान लो 2-3 महीने के लिए ज्यादा पैसा दे दिया है किसी कस्टमर को, क्या किया उसने, ज्यादा पैसा दे दिया, 2 लाख की जगह 4 लाख दे दिया, 5 लाख की जगह 6 लाख दे दिया है। तो मैंने बोला ये मामले को तुमको मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले एक बार चीफ मैनेजर के साथ ये डिस्कशन कर लेगा। जो हमारा कॉन्करेंट ऑडिटर होगा वो चीफ मैनेजर के साथ क्या कर लेगा, डिस्कशन कर लेगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 28 एनबीएफसी ऑडिट, बड़े ध्यान से देखना। पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। मैंने तुमको ये बताया था, जब कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना पब्लिक डिपॉजिट, आप एक ऐसी एनबीएफसी जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे पब्लिक डिपॉजिट, तो आपको उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये मैंने तुमको पता है किधर पढ़ाया था, जब अपन आंसर नंबर 11 ऑफ मैजिक चार्ट्स पढ़ रहे थे, वो था ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कारो 2020 में मैंने तुमको कभी भी ये चीज नहीं पढ़ाई थी, मैंने तुमको ये एडिशनल रिपोर्ट टू बीओडी में पढ़ाई थी। तो तुमको 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में क्या होगा, कारो 2020, तो वो वाला ऑप्शन तुमको सिलेक्ट नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला। यानी तुम देख रहे हो कितनी मेहनत कर रखी है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, पूरा का पूरा मैंने टाइप किया है, किधर किधर तुम्हारे इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव्स थे उन सबको कट भी करके दिखाया, ताकि तुम्हारे 1.5 दिन का एकदम सेटल हो जाए। भाई आखिरी दिन तक मैं हूं तुम्हारे लिए। लाइक करो भाई वीडियो को, नहीं किया है दोस्तों के साथ अभी के अभी साथ शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट करो यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। सिंपल है। ऑडिटर ने परफॉर्म किए हैं ऑडिट प्रोसीजर्स ईसीएल पे, ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल पे, कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला मामला है, सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले मामले तुम किधर डालते हो, मैंने बोला की ऑडिट मैटर में मैं उसको दिखाता हूं। सिग्निफिकेंट यानी 3 सिग्निफिकेंट वाले मामले थे, उसमें सेकंड पॉइंट वाला क्या था, सिग्निफिकेंट जजमेंट, जो अपन ऐसे 701 में पढ़ते हैं, 3 सिग्निफिकेंट वाले थे, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। तो भाई जजमेंट वाले मामले हैं, किधर डालेंगे अपन, की ऑडिट मैटर में डालेंगे। सिंपल है और कहीं भी नहीं आएंगे। It is duty of auditor to report whether company obtained certificate of registration under section 45 IA of RBI Act in auditor's additional report to board of directors as well as CARO 2020। ये जो चीज थी ना सर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली, याद है अपन ने इसको एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी सीखा था, और कारो में भी अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आई ऑब्टेन किया कि नहीं किया, कारो में भी उसका क्लॉज है। तो ये चीज दोनों में आएगी। इसके ऊपर वाला जो था, ये देखो, ये कारो में नहीं आ रहा था, खाली एडिशनल रिपोर्ट में आ रहा था, क्योंकि वो बोर्ड रेजोल्यूशन वाली बात खाली अपन एडिशनल रिपोर्ट में करते थे, याद है। लेकिन ये वाली जो बात है वो अपन दोनों में करेंगे। कौन सी सर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली। It is also required to be reported in auditor's additional report to board of directors whether company is entitled to hold such certificate। होल्डिंग की बात जब आएगी ना, तो वो खाली एडिशनल रिपोर्ट में आएगी। यानी मैं तुमको एक समरी दे देता हूं, जब बोर्ड रेजोल्यूशन की बात अपन ने पढ़ी थी, तो अपन ने कारो में नहीं पढ़ी थी, खाली एडिशनल रिपोर्ट में पढ़ी थी। जब मैं ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा, तो वो अपन ने कारो में भी पढ़ी थी, एडिशनल रिपोर्ट में भी पढ़ी थी। लेकिन जब मैं होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा, तो वो अपन ने खाली और खाली एडिशनल रिपोर्ट में पढ़ी थी, कारो में नहीं पढ़ी थी। यहां पे ऑब्टेन की बात चल रही है, यहां पे होल्ड की बात चल रही है। ऑब्टेन अपन ने दोनों में पढ़ी थी, लेकिन जो होल्डिंग की बात थी, होल्डिंग की अपन ने खाली एडिशनल रिपोर्ट में ही पढ़ी थी। लाइक कर देना वीडियो को, छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पे तुम्हारे क्लियर होते जा रहे हैं। समझ गए क्या? हाँ समझ गए। एक एनबीएफसी है जो कि मिडिल लेयर में है, ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर अ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब पता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में जब मैंने तुमको एडिशनल रिपोर्ट वाले पॉइंट्स बताए थे, 5 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, आंसर 11 ऑफ मैजिक चार्ट्स, एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसमें मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था, ऑडिटर हैज टू ascertain and verify whether such ratio as disclosed in NBS 7 has been correctly arrived at and whether such ratio is in compliance with minimum CRAR prescribed by RBI। यानी आपको NBS 7 में जो रेशियो है उसकी कैलकुलेशन देखनी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की यहाँ पे बात चल रही है। याद है क्या तुमको? मैंने बोला हाँ, देखो क्वेश्चन में वो बोले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और क्या बोला है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इससे तुमको क्या याद आएगा, अपन ने ये चीज एनबीएस 7 में पढ़ रखी है, ये भी तुमको मैजिक चार्ट्स में मिल जाएगा। आंसर 11 ऑफ मैजिक चार्ट्स, जिसमें अपन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में ही आता है, ये एनबीएस 7 की खेला खोदी, कभी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में ये चीज नहीं आती है।
कंपनी को पता चला कैश चोरी कर लिया है हमारे एम्प्लॉयज ने। टोटल अमाउंट कितना था 35 lakhs का मेरे एम्प्लॉयज ने कैश चोरी किया, लेकिन बाद में मैंने 10 लाख उनसे रिकवर भी कर लिया। भाई तुमने रिकवर किया कि नहीं किया, आई डोंट गिव अ डैम। ये चीज तुमको कारो 2020 में दिखानी पड़ती है। अभी ऊपर भी इसके ऊपर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आया था। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 29 पीएसयू ऑडिट का है। कैग की रिपोर्ट है, पता है किसको लेकर के? डायरेक्ट टैक्स को लेकर के। डायरेक्ट टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम पे जो डायरेक्ट टैक्स लगता है ना भाई, एक बात को गांठ बांध के रख लो, जब भी बात टैक्स की होगी ना तो ये हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है पैसों की बात, पी फॉर पैसा, पी फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अभी टैक्स क्या है? पैसा है ना, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है। बोला है कौन सी फाइनेंशियल कमेटी देखेगी? मैंने बोला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एग्जाम्पल दो कंप्लायंस ऑडिट का। कंप्लायंस ऑडिट में पता है मैं क्या देखता हूं? लॉ का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। कंप्लायंस बोले तो एडहेरेंस, लॉ का एडहेरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, बस वही है। कैग रिपोर्ट पॉइंट्स आउट नॉन एडहेरेंस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइंस, यानी कि यहाँ पे नॉन एडहेरेंस यानी नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो जब ये लॉ के कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस की बात आएगी वो कंप्लायंस ऑडिट के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पीएसयू कौन करता है? कैग खुद करता है या कैग किसी को रखता है? मैंने बोला कैग किसी को रखता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पीएसयू इज टू बी डन बाय सीए, जो कि कैग ने अपॉइंट किया है। कैग क्या करेगा? वो सीए को डायरेक्शन दे देगा कि भाई कैसे कैसे ऑडिट करना है। सिंपल है, सिंपल है। परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या एग्जांपल है? मैंने एक बात बताई थी तुमको, वो आज के मैराथन में भी कवर्ड है, जब मैंने तुमको क्वेश्चंस मैराथन लिया पीएसयू ऑडिट का, यही वाले मैराथन में जब मैं तुमको क्वेश्चंस पढ़ा रहा था। कभी भी तुमने कोई काम में डिले किया ना, इसका मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस वही आते, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑडिट में जाती है। ठीक है, कोई पीएसयू है जो कि थर्मल पावर प्लांट का काम कर रहा था, अभी उसने डिले कर दिया है काम में, तो मैंने बोला ये एग्जांपल हो गया परफॉर्मेंस ऑडिट का। सिंपल है, सिंपल है। परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट्स आर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। अगेन ये डायरेक्ट चीज है जो कि अपन के मैजिक चार्ट्स में भी कवर्ड है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट के एग्जांपल ICS 30 रिस्क असेसमेंट। क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। Management has asked the auditor why this was not brought to notice last year and whether the audit was not conducted properly then। मान लो कि कोई चीज है ना मेरे को पता नहीं चली है, यानी कि मैं ऑडिट तो करने गया लेकिन मैं वो चीज पता नहीं कर पाया, मैं कोई मिसस्टेटमेंट पकड़ नहीं पाया। तो मैनेजमेंट ने मेरे को पूछा कि भाई तू मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं पकड़ पाया ऑडिटर, क्या भाई क्या गलती कर दी तूने? तो भाई ऐसे में पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर मैं मिसस्टेटमेंट इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये ना मेरे मटेरियलिटी लेवल के नीचे थे। यानी मेरा मटेरियलिटी लेवल मान लो 100 था, तो मैं तो 100 एंड 100 अबव वाली चीजें चेक कर रहा था, लेकिन ये मान लो 40 रुपए की चीज थी तो मैं चेक नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑडिटर ये कंटेंट कर रहा है कि लास्ट ईयर इन्वेंट्री लेवल्स वर नॉट इन सैंपलिंग मटेरियलिटी लेवल और इसीलिए मैं इसको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, ये क्या है ना, पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क है। याद है अपन डिटेक्शन रिस्क पढ़ते हैं, बस उसकी ही बात यहां पे चल रही है। बोला 100 रुपीज की आइटम अगर होती तो मैं पकड़ लेता क्योंकि वो मटेरियल होती, लेकिन 40 रुपए की आइटम थी ना, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो इमटेरियल आइटम थी। ये हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है ना कि भाई ऑडिटर खाली एरर्स को पकड़ता है, ऑडिटर खाली स्टैट कंप्लायंस देखता है। मैंने बोला नहीं सर, ये जो है ना सारे के सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। समझ गए क्या? मैंने बोला हाँ सर समझ गए। क्वेश्चन 2 पढ़ना। वेयरहाउस कीपर वाज इशूइंग इनवॉइस विद स्टॉक, यानी कि वेयरहाउस कीपर यानी इसके पास क्या थी? फिजिकल कस्टडी थी और इसी के पास क्या थे ना सर? रिकॉर्ड्स थे। मैंने बोला क्या ये अच्छी बात है क्या? मैंने बोला नहीं सर, ये खराब बात है। कौन सा ऑडिट रिस्क इसमें अफेक्ट हुआ है? मैंने बोला 3 प्रकार के ऑडिट रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क तो ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस होता है, तो मैंने बोला वो तो इधर आएगा नहीं। हाँ, कंट्रोल रिस्क इधर आएगा क्योंकि आपके इंटरनल कंट्रोल घटिया है। जिसको आपने रिकॉर्ड्स करने का काम दिया है उसको आपने फिजिकल कस्टडी देखने का काम दिया है, तो मैंने बोला कंट्रोल रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क तो अपन ने देखा ही, ये ऊपर वाले केस में अपन ने देखा ना सर, डिटेक्शन रिस्क हुआ है, मटेरियलिटी लेवल के नीचे था इसलिए तुम उसको पकड़ नहीं पाए। तो मैंने बोला यहाँ पे कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क इसका आंसर होने वाला है। कौन सा इंटरनल कंट्रोल यहां पे तुमने कॉम्प्रोमाइज किया है? मैंने बोला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आपको सेग्रीगेट करना चाहिए था। अगर फिजिकल कस्टडी का काम तुम राम को दे रहे हो तो रिकॉर्ड्स का काम तुमको शाम को देना चाहिए था, लेकिन तुमने दोनों काम राम को ही दे दिया। तो मैंने बोला भाई ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपने नहीं कर रखा। ठीक है, ठीक है। विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में भी तुमने कौन सी चीज को कॉम्प्रोमाइज किया है? मैंने बोला एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ऑथोराइजेशन नहीं, क्या आएंगे 3? एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तुमको जिस जिस ऑप्शन में ऑथोराइजेशन होगा ना वो ऑप्शन को कट करते चलना। ऑप्शन में अगर वो एग्जीक्यूशन, कस्टोडियन, रिकॉर्ड कीपिंग, तभी तुम उसको टिक करते हुए चलोगे। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 31 कारो। क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखना। बैंक ने टर्म लोन दिया 20 करोड़ का। ठीक है सर, ठीक है। पता है क्यों दिया? बैंक ने बोला इससे तुम रीपेमेंट करना लोन का, 10 करोड़ के लोन का तुम इससे क्या करना? रीपेमेंट करना। ठीक है, ओके। बैंक ने क्या दिया? 20 करोड़ का लोन दिया, बोला इसमें से 10 करोड़ में से तुम क्या करना ना? लोन का रीपेमेंट करना, लोन रीपेमेंट। ओके, ओके। बाकी के जो 10 करोड़ बचते हैं ना उससे तुम क्या करना ना? डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस करना अदर देन लैंड कॉस्ट। ठीक है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करूंगा
अदर देन लैंड, डीएनसी अदर देन लैंड, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन अदर देन लैंड। अब तुमने क्या किया ना, बड़े ध्यान से देखना, लैंड परचेज कर दिया। मैंने बोला था यार लैंड परचेज मत करना, अदर देन लैंड, तो मैं बोलूं यहां पे तुमने गलत कर दिया। हाँ सर, ये तुमने कर दिया गलत। डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, मैंने बोला हाँ ये सही है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का बोला गया था, लेकिन खाली 10 का ही मैंने तुमको छूट दी थी, 10 करोड़ तक का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन में लगाना। तुमने साला 11 करोड़ लगा लिया। मैं कहा 1 करोड़ के लिए तुमने ये चीज गलत कर दी। 10 करोड़ तक तुमने वापरे उधर अच्छी बात है, लेकिन 1 करोड़ तुमने गलत किया। अनसिक्योर्ड लोन तुमने रीपे कर दिए 3 करोड़। मैं कहा ये सही किया तुमने, देखो मैंने तुमको 10 करोड़ दिए थे ना लोन रीपेमेंट के लिए, हाँ ठीक है 10 करोड़ दिए थे, तुमने 3 करोड़ का लोन रीपे कर दिया। तुमने एफडी में 2 करोड़ डाल दिए। मैंने बोला ये तुमने गलत किया सर, ये तुमने गलत किया। एफडी में पैसे क्यों डाले? मैंने तुमको दिए थे क्या एफडी के लिए? नहीं, लोन रीपेमेंट के लिए 10 दिए थे, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 10 दिए थे। अब बोला गया यहां पे तुमने कितना पैसा डिविएट किया, यानी कि कितना पैसा तुमने अदर पर्पस के लिए यूज किया, यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन फॉर अदर पर्पस। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अदर पर्पस के लिए कितना मैंने यूज किया? देखो 4 करोड़ एक तो मैंने गलत पर्पस के लिए वापरा, इधर 1 करोड़ मैंने गलत पर्पस के लिए वापरा, और इधर जो है 2 करोड़ मैंने गलत पर्पस के लिए वापरा। समझ रहे हो? 4 करोड़ 1 करोड़ और 2 करोड़ मैंने गलत पर्पस के लिए वापरा। 4 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ मिला करके कितना होता है? 7 करोड़ मैंने यहाँ पे गलत पर्पस के लिए वापरा। इसका आंसर आ जाएगा 7 करोड़ मैंने गलत पर्पस के लिए वापरा। सिंपल है, सिंपल है। बैंक ऑडिट में करने गया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, मेरे को एनपीए का पैसा पता करना है। एक एडवांस था जो कि गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट था। वहां पे मैं क्या पढ़ता हूं, मोर देन 90 डेज अगर हो जाते हैं ना तो उसको मैं एनपीए बना देता हूं। ये नवंबर 2023 से ड्यू में चल रहा है। अच्छा, अभी मैं खड़ा हूं 31 मार्च 24 को, यानी मैं बोलूं मोर देन 90 डेज तो ऑलरेडी हो गए। देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ गए, 4 महीने हो गए। मैंने बोला मोर देन 90 डेज हो गए, तो इसको मैं क्या बना दूंगा? एनपीए बना दूंगा। मिस्टर एक्स वाले को मैं क्या बना दूंगा? देखो एनपीए बना दूंगा। आंसर क्या है? मिस्टर एक्स वाला एनपीए। दूसरा क्या है ना, मिस्टर वाई वाला। मिस्टर वाई वाले में क्या हुआ है ना सर, जो एडॉक सैंक्शन थी ना वो 120 डेज हो गए हैं, फिर भी रिव्यू नहीं की गई है। मैंने बोला भाई इसको मैं एनपीए तब बनाता अगर 180 डेज तक उसको रिव्यू नहीं करते। अभी तो खाली 120 डेज ही बीते हैं ना, 180 डेज तो बीते नहीं है। तो मैंने बोला अभी मैं इसको एनपीए नहीं बनाऊंगा। याद है मैंने तुमको एडॉक सैंक्शन वाली एक लिमिट सिखाई थी, उसमें क्या लिमिट थी? 180 डेज। तो 180 डेज के बाद एनपीए बनाता हूं। अभी तो 120 डेज ही हुए, तो अभी इसको एनपीए मत बनाना, खाली ये मिस्टर एक्स वाले को एनपीए बनाना, जो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है ना उसको। Whether the acting of Mr. P as surveyor and loss assessor is in violation of clause 11 of part 1 of first schedule। clause 11 part 1 first schedule में 2 कैटेगरीज होती है, जनरल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन। तुमको पता हो तो कौन से काम के लिए जनरल परमिशन अलाउड है, कौन से के लिए स्पेसिफिक परमिशन। उधर सर्वेयर एंड लॉस असेसर में जनरल परमिशन अलाउड होती है, ठीक है। तो क्या ये वॉयलेशन हुआ है क्या क्लॉज 11 का? ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला नहीं सर, नहीं है वॉयलेशन, क्योंकि जनरल परमिशन इसके लिए आपको मिलती है। सिंपल है, सिंपल है। AK and company have not included a report on Caro in their statutory audit report for Royal General Insurance Company Limited। ये इंश्योरेंस कंपनी ने कारो वाला काम नहीं किया। चलेगा क्या? बिंदास तरीके से चलेगा, क्योंकि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 32। यहां पे आपको दिया हुआ है गुडविल 2 करोड़ का, ठीक है। हाँ, अब भाई बड़े ध्यान से देखना, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के तुमको फिगर्स कैलकुलेट करके दिखाने, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी हाईफाई नहीं है। देखो गुडविल 2 करोड़ का है। गुडविल क्या होता है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इधर मैंने ले लिया 2 करोड़ का, ठीक है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 50 लाख का। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस में जाता है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में। तो भाई 2 करोड़ और 50 लाख, 250 लाख का यहाँ पे परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। ओके सर। इंट्रा ग्रुप की चीजें करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में जाती है। कितनी है? 15 लाख की है। तो देखो करंट पीरियड में कहीं सबसे पहले तो 15 लाख रुपए। सिंपल है। मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। दूसरी बड़े ध्यान से देखना, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज 30 लाख का है। मैंने बोला हार्मोनाइजेशन वाली जो चीजें होती है वो भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में जाती है। तो 45 लाख जो है ना, 15 + 30 45 लाख चले गए मेरे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में। तो परमानेंट में कितने गए? देखो 250 लाख गए। करंट पीरियड में कितने गए? मैंने बोला 45 लाख गए। तो भाई ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है, सिंपल है। बैंक ऑडिट का ये क्वेश्चन है। देखो यहां पे कुछ दिए हुए चीजें बोला है, लिस्ट डाउन ऑल द मंथ्स हुज डेट हैज बीन सिलेक्टेड इनएप्रोप्रिएटली फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसएलआर कंप्लायंस। याद है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए आपका जो दिन है ना वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। बोला है किधर किधर इनएप्रोप्रिएट डेट सिलेक्ट की है। तो जिधर जिधर भी मेरे को फ्राइडे दिखेगा ना, मैं बोल दूंगा उधर उधर इनएप्रोप्रिएटली सिलेक्ट की है। क्लियर है? मैंने बोला हाँ। देखो सर मेरे को किधर किधर फ्राइडे दिख रहा है, जून जुलाई में एक तो मेरे को फ्राइडे दिख रहा है और अक्टूबर में फ्राइडे दिख रहा है। तो जून जुलाई अक्टूबर में मैं बोलूंगा इनएप्रोप्रिएट डेट सिलेक्ट की गई है। बस आपको उतना ही देखना है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं देखनी है। यानी ये क्वेश्चन में आपको फ्राइडे, खाली यही वाली चीज ध्यान में रखनी है। जहां जहां तुमको फ्राइडे दिखेगा तुम बोल दोगे ये चीज इनएप्रोप्रिएट है, बस इसके अलावा तुमको इसमें कोई भी चीज नहीं देखनी है। सिंपल है, सिंपल है। अब अगला देखना सर, ऑन 31 मार्च 2024 टोटल लायबिलिटी मेरी 200 करोड़ की थी। ये 200 करोड़ की मेरी लायबिलिटी है। मेरे को बेसिकली डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, जो कि अपन बैंक ऑडिट में पढ़ते हैं। भाई साहब बड़े ध्यान से देखना,
मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटीज 3 करोड़ का है। मैं बोलूं ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये आइटम्स एक्सक्लूडेड में आता है, ठीक है, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ये कभी भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में नहीं आता। क्रेडिट बैलेंस फॉर 1 ब्रांच ऑफ 4 करोड़, मैंने बोला हाँ इसको अपने को माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये आइटम्स इंक्लूडेड की लिस्ट में आता था। हाँ सर। एडवर्स बैलेंस ऑफ नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट ऑफ 2 करोड़, मैंने बोला इसको भी अपने को माइनस करने की जरूरत नहीं है। अनएडजस्टेड डिपॉजिट फॉर एजेंसी बिजनेस 6 करोड़, मैंने बोला इसको माइनस करना पड़ेगा, ये आइटम्स एक्सक्लूडेड की लिस्ट में आता था। तो 3 करोड़ और 6 करोड़ को मैंने माइनस किया, 191 करोड़ क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया। सिंपल है, सिंपल है भाई। मैं कभी भी अगर रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं ना, तो मैं ना उसमें 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा रिलेटिव, मान लो मेरी वाइफ, वो 1 लाख तक के शेयर्स होल्ड कर सकती है। क्या बोला गया, मेरी जो वाइफ है ना उसने 100 शेयर्स होल्ड किए 100 रुपए के, 15 लाख रुपए के हो गए। भाई 100 शेयर 100 रुपए के कितने के होते हैं, 10,000 के होते हैं। 15 लाख तो क्या था, उसका प्रीमियम वाला प्राइस था, ठीक है। ये प्रीमियम वाला प्राइस मेरे को कंसिडर करना है क्या, मैंने बोला नहीं सर नहीं कंसिडर करना। यहां पे बोला गया है वाइफ ने 100 शेयर होल्ड किए हैं 100 रुपए के, यानी मैं बोलूं 10,000 के होल्ड करें, तो मतलब 10,000 तो चलता है ना यार। रिलेटिव अगर 1 लाख तक का फेस वैल्यू होल्ड करेगा ना, चल जाएगा। 10,000 चलेगा क्या, मैंने बोला चल जाएगा। तो क्या मैं अभी भी रिलायंस को ऑडिट कर सकता हूं क्या, मैंने बोला हाँ सर बिंदास तरीके से कर सकते हो। मिस्टर दास विल नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्योंकि जो उसका रिलेटिव उसकी जो वाइफ है उसने खाली 1 लाख से कम के फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। इस केस में 10,000 तक के फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। 15 लाख आपको कंसिडर नहीं करने, वो प्रीमियम वाला प्राइस है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 33 क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ टॉम लिमिटेड पिछले साल की, जो कि प्रीडिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट की थी, उसमें क्वालिफिकेशन था। ओके सर, पिछले साल में क्या था सर, क्वालिफिकेशन था, समझ गए सर। नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स था। सिंपल है, सिंपल है। अब बात चल रही है इस साल की। इस साल क्या है ना, कंपनी ने इस साल भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं किया, यानी कि कंपनी ने इस साल भी अपनी गलती को नहीं सुधारा। पिछले साल भी कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया था, इस साल भी कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया। ऐसे 710 में मैं तुमको बताता हूं, जब कंपनी ने अपने कांड को नहीं सुधारा ना, तो भाई आपको पिछला साल तो मॉडिफाई किया ही था आपने, अब इस ईयर भी तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है देखो, पिछला साल तो क्वालिफिकेशन वाला था ही, इस साल भी तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर हैज टू मॉडिफाई देयर रिपोर्ट फॉर बोथ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपने अपनी गलती नहीं सुधारी है। सिंपल है क्या, हाँ सर सिंपल है। पिछले साल तो क्वालिफाइड ओपिनियन था ही, इस साल भी आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ जाएगा। ऐसे 610 क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखना। इंटरनल ऑडिटर को पता है तुम कौन से काम नहीं सौंप सकते हो। एक स्टेट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कौन से काम नहीं सौंप सकता। देखो अगर तो वो रोमन वाला काम है ना, तो वो नहीं सौंप सकता, ठीक है, ठीक है। दैट रिलेट्स टू डिसीजंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे ये वाला काम भी नहीं सौंप सकता, ठीक है। हाँ, ये वाला काम मैं नहीं दे सकता इंटरनल ऑडिटर को, वो बात चल रही है। That relate to work with which internal auditors have been involved and which will be reported to management XWG, ये वाला काम भी मैं नहीं सौंप सकता, ठीक है। ये वाला काम मैं नहीं सौंप सकते, अगर मैं नॉट हटा दूं, ठीक है, नॉट हटा दूं तो मैं ये वाला काम मैं नहीं सौंप सकता, ठीक है। ओके, ये 3 काम मैंने तुमको पढ़ाए थे ऐसे 610 में, ये काम तुम नहीं सौंप सकते। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया है, नॉट नॉट नॉट, यानी अब ये वाला जो काम है मैं सौंप सकता हूं। ये वाला काम मैं क्या कर दूंगा, सौंप दूंगा इंटरनल ऑडिटर को। अगर नॉट नहीं होता ना सर, तो मैं ये वाला काम भी नहीं सौंप सकता था, लेकिन यहाँ पे नॉट शब्द बोला गया है ना, तो मैंने बोला अब ये वाला काम तुम इंटरनल ऑडिटर को दे सकते हो। आइडेंटिफाई प्रोसीजर दैट कैन बी असाइन्ड टू इंटरनल ऑडिटर, मैंने बोला सेकंड वाला काम तुम इंटरनल ऑडिटर को जाकर के सौंप देना, क्योंकि यहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग हो गया। सिंपल है, सिंपल है। एसए 240 मैंने तुमको बोला था फ्रॉड रिस्क फैक्टर के एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। याद मत करो उसको वर्ड टू वर्ड, बहुत सारे लोग याद करने बैठ जाने, लेकिन मैंने बोला आपको एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खाली उसको रीड मार लेना, सारे के सारे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एसए 240 में जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है सारे के सारे एक बार रीड तो मार लेना, ठीक है। तो भाई उसी में से क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं बड़े ध्यान से देखना। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स एंड हैविंग ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस एंड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। अब 2 पढ़ते होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये किसका होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें भी 3 होते हैं। इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, ये अपन ने किस में पढ़ा था सर, अपॉर्चुनिटी में पढ़ा था। सिंपल है क्या, मैंने बोला हाँ सर सिंपल है। फिर आता है अगला कारो का, क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से इसको देखना। एज पर क्लॉज नंबर 7, कौन सा है 7, डी फॉर ड्यूज, डी फॉर धोनी। Auditor is required to report whether company is regular in depositing undisputed statutory dues. Undisputed statutory dues का एक एग्जांपल होता है employee state insurance. Since company consistently follows method of payment in respect of employee state insurance collections and difference between total dues and lump sum deposit is not significant as per materiality concept. यानी कि immaterial चीज की बात चल रही है. It need not be considered that dues have not been regularly deposited and hence not to be reported. Normally तो मैं रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे immaterial चीज की बात चल रही है तो मेरे को यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करनी है।
इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 34 बोला एक एनबीएफसी है जो कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, हाउसिंग फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है। बताओ ये कौन से लेयर में आएगा? बेस लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर, अपर लेयर। मैंने बोला मिडिल लेयर में ये सारी चीजें अपन ने सीखी थी, याद है सीची, ये सीची वाली चीजें सारी की सारी सीची वाली चीजें अपन ने सीखी थी, ठीक है। हाँ, बैंक ऑडिट भाई साहब, बैंक ऑडिट बड़े ध्यान से देखना। पहले पीएसयू वाला करा देना, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। मैंने बोला ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी बैंक ऑडिट ये देख लो, बड़े ध्यान से देख लो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया है 50,000 करोड़ का आपका डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, ठीक है। ओके सर, 50,000 करोड़ की डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है। अभी ये कुछ लाइन आइटम दी गई है आपको, अभी आपको बताना है कि इसमें से क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे। देखो सर, पेड अप कैपिटल जो है ना, ये आपको माइनस करना पड़ेगा 27,000 करोड़ का। रिजर्व्स भी आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा, लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई आपको माइनस करना पड़ेगा, रीफाइनेंस आपको माइनस करना पड़ेगा, पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम बोरोवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स कंसीडर्ड बैड एंड डाउटफुल वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, मार्जिन्स हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट्स भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एक्सक्लूडेड वाली आइटम्स होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 18,880 करोड़। सिंपल है, सिंपल है सर। ये जो दो चीजें हैं ना, नेट क्रेडिट बैलेंस एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्लूड बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स, ये दोनों चीजें इंक्लूजन के लिस्ट में आती है, लेकिन आपको यहां पे इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। 50,000 में वो क्या होगी सर? ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। तो आपको वापस से इंक्लूड नहीं करना है, खाली जो माइनस करनी थी ना चीजें, वो आपको माइनस करके क्या करना है? इसका आंसर निकालना है 18,880 करोड़। समझ में आ गया क्या? मैंने बोला हाँ जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को ये चीज समझ में आ गई है। क्या आंसर आएगा इसका? 18,880 करोड़। सिंपल है, सिंपल है सर। एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को दिखाना है सर तुमको, एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को तुमको दिखाना है, बड़े ध्यान से देखना इसको। एक और क्वेश्चन है जो कि मैं तुमको दिखाना चाहूंगा। नवंबर 24 का ये क्वेश्चन है, अगेन नवंबर 24 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें आईसीआई ने क्या करी थी? गड़बड़ करी थी। आईसीआई ने बोला था, देखना बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, टीयर 1 कैपिटल है ना, टीयर 1 कैपिटल, उसमें शेयर कैपिटल है 200 करोड़ के, डिस्क्लोज्ड रिजर्व से 20 करोड़ के, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल कितना हो गया मेरा? 220 करोड़ हो गया। मैंने बोला हाँ सर, देखो 220 करोड़ हो गया, 200 + 20। टीयर 2 कैपिटल जो है ना मेरा, टीयर 2 कैपिटल, उसमें अदर रिजर्व से 30 करोड़ के, सबऑर्डिनेटेड डेट 20 करोड़ के, यानी टीयर 2 कैपिटल कितना हो गया मेरा? 50 करोड़ का हो गया। 30 + 20 करोड़। मैंने बोला हाँ सर, वो कितना हो गया सर? 50 करोड़ का हो गया। फिर डिवाइड मैं इसको किससे करता हूं? रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड करता हूं। हाँ, बोला रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी है? 25 करोड़ है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स 5 करोड़ है। तो कितने हो गई मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स? 25 + 5 यानी कि 30 करोड़ की मेरी क्या हो गई सर? रिस्क वेटेड एसेट्स हो गई। सिंपल है क्या? मैंने बोला हाँ सर, 30 करोड़ की आपकी रिस्क वेटेड एसेट्स हो गई। अभी फॉर्मूले के हिसाब से जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना, तो 900% का आंसर आएगा। लेकिन आईसीआई ने इसमें से कोई भी आंसर दे ही नहीं रखा तुमको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 900% आएगा, ठीक है। इसमें ग्रेस मिला था क्योंकि जो करेक्ट आंसर था वो तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 900% आएगा। सिंपल है क्या? ये चीज बस मेरे को तुमको दिखानी थी। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। ओके ओके ओके, चलो सर। आईसीएस 35 क्या बोल रहा है? बड़े ध्यान से देखना। बोर्ड ने अपॉइंट किया है शुभ एंड लाभ एलएलपी को एज न्यू ऑडिटर्स, ठीक है। नए ऑडिटर है शुभ एंड लाभ एलएलपी। शुभ एंड लाभ एलएलपी इन्फॉर्म्ड द प्रीवियस ऑडिटर ओवर फोन। उसने फोन घुमाया पुराने ऑडिटर को, हेलो हाँ अब है ना मैं संभालूंगा, अब तू मत संभालना, ठीक है। हाँ, आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने हो गए, शुभ एंड लाभ ने उसके बाद ईमेल भेजा कि भाई मैं है ना, पता है क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में अपन कम्युनिकेट करते हैं, तो 5 महीने के बाद ये लोग कम्युनिकेट करने, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। शुभ एंड लाभ आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्यों सर? क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना था ईमेल के द्वारा बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। अभी आप 5 महीने के बाद कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने बोला जो नया ऑडिटर है शुभ एंड लाभ एलएलपी, ये गिल्टी हो गए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। सिंस द सब्सिडरी नील लिमिटेड वाज ऑलरेडी ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, यानी कि जो सब्सिडरी कंपनी थी ना, उसका ऑडिट अदर ऑडिटर ने कर रखा था, कंपोनेंट के ऑडिटर ने कर रखा था। तो क्या जो मेरा प्रिंसिपल ऑडिटर है शुभ एंड लाभ एलएलपी, उनको कंपल्सरली रिलाई करना पड़ेगा क्या ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ नील लिमिटेड? बेसिकली क्या प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के काम पे कंपल्सरली रिलाई करना पड़ेगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट कंपेल्ड टू यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, को कोई कंपल्सरली रिलाई नहीं करना पड़ेगा। SA 600 requires the principal auditor to assess appropriateness of component auditors work। मैंने बोला भाई तुम अच्छे से तसल्ली ले लो कि अदर ऑडिटर का काम बराबर है, उसके बाद ही रिलाई करना, ठीक है। हाँ, रिलाई करने से पहले एक बार तसल्ली ले लो, उसके बाद ही रिलाई करना, हवा में रिलाई मत करना, हवा में रिलाई मत करना। फिर आपके जो ऑडिटर थे उन लोगों ने क्या किया? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। कस्टमर्स को, वेंडर्स को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी। क्या सारे लोगों को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी? क्या नहीं। इन लोगों ने क्या बोला? क्योंकि रोमम लो है ना,
तो हम खाली टॉप 15 पार्टी को भेजेंगे, बाकी 85 पार्टी गई भाड़ में, टॉप 15 पार्टी को भेजेंगे। यानी कि टॉप 15 पार्टी कौन सी थी? 5% ऑफ कस्टमर्स और 7% ऑफ वेंडर्स को ही भेजा। अरे बाकी 95% को कौन भेजेगा? मैंने बोला क्या सैंपलिंग इनका अच्छा है क्या? मैंने बोला वाहियात सैंपलिंग है, खाली 5% लोगों को भेज रहे हो, बाकी 95% को कौन चाचा भेजने आएगा क्या? तो मैंने बोला ये इनअप्रोप्रिएट है, सैंपल साइज आपकी इनसफिशिएंट है। जो मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन था, इससे हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं मिला है सिलेक्ट होने का। सिंपल है, सिंपल है। आपने ना एडवांस दे रखा था संगीत लिमिटेड को, जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था। मान लो संगीत लिमिटेड करके कंपनी है, वो क्या है ना बहुत कर्जे में डूबी हुई है, तो मैंने उसको लोन दे दिया। क्या ऐसा लोना लोनी वाली चीज है मेरे को कारों में दिखानी होती है क्या? यस सर दिखानी होती है। एडवांस जो भी आपने दिया है, advance for purchasing music rights to the extent remaining unadjusted require reporting under clause number 3 of para 3 of Caro 2020। भाई क्वेश्चन में क्या बोला था? मान लो 10 करोड़ का एडवांस दिया है, उसमें से 6 करोड़ तो एडजस्ट हो गया, लेकिन मान लो 4 करोड़ अभी भी अनएडजस्टेड है, 4 करोड़ अभी भी अनएडजस्टेड है। तो जो अनएडजस्टेड वाला फिगर होगा वो तुमको कारो 2020 के क्लॉज नंबर 3 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 में दिखाना पड़ेगा। कितना? 4 करोड़ का अनएडजस्टेड वाला फिगर। क्यों सर? यहां पे है ना, यहां पे जो इंटेंशन था ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा था कंपनी को, इसीलिए मैंने उसको लोन दिया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने कोई गुड्स परचेज नहीं की है, यहाँ पे सामने वाली कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी तो मैंने उसको लोन दिया। अमाउंट ऑफ एडवांस एंड सेटलमेंट पीरियड आर एक्सेसिव एंड नॉट एज पर नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने बोला भाई नॉर्मली तो जो होता है ना, नॉर्मली 3-4 महीने की बात चलती है, लेकिन यहाँ पे सालों साल बीत गए तो भी अमाउंट अनएडजस्टेड रह गया। यानी मैं बोलूं एक्सेसिव टाइम पीरियड हो गया है, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस के बाहर चीजें चली गई है, अभी तक अनएडजस्टेड है, अभी तक वो लोन का रीपेमेंट मेरे को नहीं आया है, तो इट शुड बी रिपोर्टेड एज एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। ये क्या है ना, एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन के रूप में तुम लोग दिखाओगे। ये अपन चीज पढ़ते हैं जब मैंने क्लॉज 3 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 पढ़ाया था। एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन में आपको ये अनएडजस्टेड डिपॉजिट जो होते हैं वो रिपोर्ट करने पड़ते हैं। फिर अगला एक ग्रुप ऑडिट का बड़े ध्यान से देखना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंडर स्टेटमेंट है। पता है कितना अंडर स्टेटमेंट है? नेट प्रॉफिट 1% से अंडर स्टेटेड है, टोटल एसेट 0.5% से अंडर स्टेटेड है, नेट वर्थ 2% से अंडर स्टेटेड है। तुम बताना खाली 1%, आधा टका, 2% की बात चल रही है, क्या ये बड़ी बड़ी चीजें कि छोटी छोटी? मैं छोटे छोटे चिंदी चिंदी से फिगर्स है। तो मैंने बोला भाई क्या तुम मॉडिफाइड दोगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे? मैंने बोला अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा क्योंकि ये इमटेरियल चीजें हैं, 1-2% की बात चल रही है। सिंपल है, सिंपल है। तो इसी के साथ 35 के 35 इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस तुम्हारे हो जाते हैं। आईसीआई के जो लेटेस्ट पोर्टल था, वन लाइनर समरी मैंने तुमको दी, बहुत मेहनत लगी है बनाने में भाई, पूरा भाड़ में गया, मत पढ़ना। लाइक करो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। पूरा टाइप करके मेहनत करी तुम्हारे लिए, सत्यार्थी होनी चाहिए मेहनत। तुम लोग को एग्जामिनेशन लाना है, फोड़ना है, ऑडिट में तहलका मचाना है सर जी।